कभी हाल के बच्चे को एसेंशियली सुन डिवीजन होगा, दैट विल बी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। देखिए तो मैंने जो यहाँ पे बताया था, इसमें क्या क्या बताया था रेजोनेंस में, आई सर थिंक स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के कुछ आपने एग्जांपल्स दिखाए थे लास्ट। दिखा दिए थे, तो उसी से कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये देखिएगा, जैसे ये एनिलीन है NH2, राइट। आपका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखते होंगे तो वन, देखिएगा NH2 प्लस, यहाँ पे निगेटिव डोनर, ये एक्सेप्टर है, ये बताओ। स्नेह बताओ, डोनर ये एक्सेप्टर है ये। अच्छा। दे, देखिए डोनर है ये एक्सेप्टेड, ये ग्रुप NH2 सर NH2 डोनर डोनर है ना। डोनर डोनर। डोनर है, यस डोनर है ये। आप एक काम करो, अब मेरे को कुछ नहीं करना, आपसे जो पूछ रहा हूँ सुनिएगा। जो पूछ रहा हूँ वो चुपचाप आप साइलेंटली देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। 3 4। अब ये बता दो, अगर मेरे को स्टेबिलिटी फाइंड करना है तो इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑब्वियसली वन होगा। हम्म। हाँ सर, कोई रीजन क्या चार्ज है? नहीं है, ऑक्टेट रीजन कंप्लीट है क्या है? जी सर। ऑक्टेट कंप्लीट है तो रेजोनेंस वहां पे मैंने बताया था ना कि वेन एवर यू हैव द कैनोनिकल स्ट्रक्चर विदाउट एनी चार्ज सेपरेशन, या चार्ज नहीं होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो वन। उसका किस में जाएंगे? उसके बाद देखो, उसका देखो कि मैंने बोला था कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव। Yes, but according to that statement, you are not able to predict the stability of these three structure. ये आप नहीं कर सकते हो इसके तीनों में। तो सर आप यहाँ क्या पे करेंगे? ऑप्शन 2 होगा ना अपने नहीं नहीं, वही बता रहे हैं आपको, सुनिए बता रहे हैं। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे है हमेशा तीनों में? कार्बन पे। आप पॉजिटिव चार्ज तीनों में किस में देख रहे हैं? आप नाइट्रोजन पे। तो बताइए, ये जो पॉइंट बताए थे उससे डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नहीं। तो आपको आना है किस पे? बी पे। तो बी पे क्या बताए थे? लेंथ ऑफ डिस्टेंस चार्ज। ऑफ चार्ज तो सेपरेशन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यस। देखेंगे तो 2 और 4 सेम आएगा। इक्विवेलेंट टू है और हाँ। 4 क्या होगा? सेम होगा। और सबसे कम किसका होगा? 3 का। हाँ। चलिए समझ में आ गया ये। हाँ अब सर। एक चीज बता, अच्छा चलिए एक और बताता हूँ और देखना है यहाँ पे क्या होगा। ये समझ में आई बात आपको, किस पे प्रायोरिटी देना है? ये CH2N2 है, इसको बोलते हैं डाइजो मेथेन। इस डाइजोमेथेन में इसका स्ट्रक्चर जब लाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो। CH2 - NN+। आप खुद से देखना, इसी में अगर इस निगेटिव को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? निगेटिव। हाँ इस यस। नाइट्रोजन पे क्या? निगेटिव। जी सर। और खुद से सोचो कि इधर से अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इधर बॉन्ड बना रहे हैं तो इस पॉजिटिव का तो कुछ होने वाला नहीं, वो तो जैसा था नहीं, वैसे ही रहेगा। बोले मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। कार्बन पॉजिटिव उसका आएगा। तो, हाँ कार्बन, कार्बन पॉजिटिव नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो निगेटिव चार्ज है, तो क्या आ जाएगा? कुछ ऐसा आएगा आपका, हाँ हाँ। ठीक। ऐसा आएगा। और खुद से सोचो, CH2- मैंने रखा और NN करके मैंने अगर पॉजिटिव दिया, तो ये भी हो सकता है आपका। ये कैसे होगा? इसको इधर तोड़ देंगे, हो सकता है ये। 4 देखो, 4 क्या करूंगा? CH2+, CH2+ होगा, नाइट्रोजन होगा, ये नाइट्रोजन - देखो एक काम करो, आप यहाँ से इसको अगर तोड़ोगे तो इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव निगेटिव जीरो। हाँ। इस पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हम्म। आपको बताए थे एक चीज हमें से याद रखना कि, एक चीज हमें से याद रखना कि नाइट्रोजन अगर लॉन पेयर के साथ होता तो कितना मैंने बताया था लॉन पेयर होगा निगेटिव चार्ज के साथ नाइट्रोजन पे? 5। 5। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा? 5 होगा हम्म। आपका। नहीं नहीं, नाइट्रोजन पे अगर लॉन पेयर रहेगा तो कितना? नहीं, लॉन पेयर बोले थे 2। सो 2 लोन पे। मैंने मैंने लॉन पेयर बोला था कि कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो लॉन पेयर 1 काउंट कीजिएगा। नाइट्रोजन पे कहीं भी नेगेटिव चार्ज देखिएगा तो 2 लॉन पेयर काउंट कीजिएगा। ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव कहीं पे देखिएगा तो 3 लॉन पेयर काउंट कीजिएगा। कर लोगे इतना? हाँ सर। अच्छा हाँ। हम्म। तो आप देखो यहाँ पे, इस पे देखो, कार्बन जहां जहां निगेटिव है वहां पे लॉन पेयर दोगे कि नहीं आप? हम्म।
नाइट्रोजन तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं है, तो एक लोन पेयर तो होगा। हम्म एक चीज हमें से याद रखना है कि नाइट्रोजन अगर कहीं भी पॉजिटिव चार्ज देगा तो एक भी लोन पेयर नहीं लेना उस पे। ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव होगा तो उस पे हमेशा एक लोन पेयर होता है, याद रखोगे इतना, पकड़ लोगे आप कितना कहाँ पे होगा। जी सर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे निगेटिव है, इसका मतलब 2 लोन पेयर तो देंगे यहाँ पे। और ये नाइट्रोजन तो पॉजिटिव है, इसका मतलब लोन लोन पेयर तो नहीं देना आपको। ये नाइट्रोजन भी पॉजिटिव है, इसका मतलब लोन पेयर नहीं देना। ये कार्बन निगेटिव है, इसका मतलब कितना लोन पेयर देखो बेटा, यहाँ पे 1 लोन पेयर। ये तो 1 लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन पॉजिटिव है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं बना के रह रहा है, ये नाइट्रोजन पॉजिटिव तभी होगा लोन पेयर विदाउट, जब इस पे 4 बॉन्ड बना के दिखेगा आपको। लेकिन देखो यहाँ पे 4 बॉन्ड नहीं दिख रहा है आपको, 2 ही दिख रहा है, इसका मतलब एक लोन पेयर है यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे कितना लोन पेयर होगा, यहाँ पे 2 लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा ही। अब ये बता दो ऑक्टेट कौन कौन फॉलो नहीं कर रहा। देखो तो यहाँ पे बेटा कितना इलेक्ट्रॉन इसके सराउंडिंग में, सर 6 इलेक्ट्रॉन। जो 1 3 और कार्बन में 4 में। पॉजिटिव है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं बताइए, जो सर्किल के हाईलाइट के वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं बताइए खुद हाँ, से। ओके। और ये बताओ ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है कि नहीं बताइए खुद से। सर आप बताए थे कि कार्बन में प्लस चार्ज रहने पे वो हमेशा डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है ये। यस सर। यस। इनकम्प्लीट ऑक्टेट है यहाँ भी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट यहाँ भी क्या है आपका, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब बेटा जब इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है तो उसका स्टेबिलिटी तो सबसे कम होता है ना। हाँ। और देखो इस दोनों स्ट्रक्चर में कंप्लीट ऑक्टेट है। अब बताओ कंप्लीट ऑक्टेट जब है आपका तो फिर देखना निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन। तो नेगेटिव शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1 एंड 2 किस में है। सर 2 में नाइट्रोजन पर है। 2 ग्रेटर देन 1। देखो आप बेटा देखो एक चीज कि पॉजिटिव कहाँ पे रह रहा है, नाइट्रोजन तो पॉजिटिव लेके हमेशा दोनों स्ट्रक्चर में बैठा है, बीच का नाइट्रोजन। बीच का नाइट्रोजन पॉजिटिव तो हमेशा लेके बैठा है, तो उससे पॉइंट ही नहीं आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे, तो आपको देखना है निगेटिव का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो निगेटिव शुड बी ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैंने बताया था। निगेटिव टॉलरेट करता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, एनर्जी उसका कम होगा। तो बताओ निगेटिव कहाँ पे स्टे करना चाहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। More electronegative. That's why the two more stable than one. यस सर। Okay. सर थ्री उसके एंड बाद फोर 4 होगा। 3 और 4 में जाएंगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन देखिए, आपको मिलेगा वहां पे 4। राइट। आपको मिलेगा 4। अब 4 के बाद क्या मिलेगा आपको, 3। क्योंकि क्लियर कट दिख रहा है आपको कि 3 4 बोथ आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट्स, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बट नेगेटिव पॉजिटिव का पोजीशन देखो, नेगेटिव आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे 3 में, जबकि 4 में नेगेटिव आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। पॉजिटिव देखो यहाँ पे 3 में किस पे पॉजिटिव। नाइट्रोजन। हम्म। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस। आपका कौन सा हो जाएगा बताइए खुद से, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा 3 और 4 में। ऑप्शन 4 होगा क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है जो कि हम्म, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलिए अब कंपेयर कर लेंगे स्टेबिलिटी। सर मैं आपसे जो सुबह वो होमवर्क के क्वेश्चन से डाउट पूछी थी आप वो बोले अच्छा थे। रुकिए रुकिए एक मिनट ये मांगी, बताएंगे वो सब आएगा फिर से आएगा। ये समझ में आया आपको पहले। हाँ। हम्म। अब चलो आओ, रेजोनेंस एनर्जी मैंने बताया था, रेजोनेंस एनर्जी लिख लो क्या होता है। रेजोनेंस एनर्जी बॉन्डिंग में भी पढ़ाए थे, फिर बता देता हूँ यहाँ पे। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है तो याद होगा आपको, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोर स्टेबल सी एस, रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच का गैप को क्या बोलते हैं हम लोग। रेजोनेंस एनर्जी। डिफरेंस इन एनर्जी, डिफरेंस the energy difference between, the difference in energy लिख लो, between more stable CS and resonance
मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट लिखा था, रेजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी हमेशा क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू द रेजोनेंस कैनोनिकल स्ट्रक्चर, या मोर होता है, बताइए आप। लेस होता है। लेस होता है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि एनर्जी प्रोफाइल पे जब हम लोग पोजीशन रखेंगे, सबसे ऊपर में कौन आएगा, जो सबसे लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, और सबसे नीचे कौन आएगा, जो सबसे स्टेबल कैनोनिकल होगा, उससे भी नीचे कौन आएगा, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड होगा। यस, तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक एग्जांपल लेके बताते हैं, देखना यहाँ पे। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये इसी का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ये भी लिख सकते हो, ये देखो, ये भी लिख सकते हो आप। ओ माइनस लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हो, ओ एच। एक आप स्ट्रक्चर ये भी लिख सकते हो, एक स्ट्रक्चर आप ये लिख सकते हो, देखो यहाँ पे ओ निगेटिव, ऑक्सीजन प्लस। बताइए CH3 अगर मैंने लिखा है यहाँ पे ऑक्सीजन, ये क्या लिए, ओ एच, और सब पे डबल बॉन्ड करेक्टर मैंने दिया यहाँ पे, और यहाँ पे निगेटिव बोल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव लिखे, तो ये क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। यस सर। और ये दोनों क्या होगा आपका, CS। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आप बताओ खुद से, 1 और 2 में कौन किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। 1 का। 1 का एनर्जी लिए, ये एनर्जी कंटेंट ले लिए। अब बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा आपका 1 और 2 में। सब 1। अगर ये पोजीशन पे 2 होगा तो ये पोजीशन किसका होगा, 1 का। लास्ट में और ये रेजोनेंस। रेजोनेंस हाइब्रिड। आप जी खुद से सोचो, ये एनर्जी लेवल किसका हो गया, 2 का। ये एनर्जी लेवल किसका हो गया, 1 का। और ये एनर्जी लेवल किसका हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड का। अब बेटा क्या होता है कि इसके और इसके बीच को गैप को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अब ओके बताओ, सर। रेजोनेंस रेजोनेंस एनर्जी क्या दिखाता है, ये हीट एनर्जी कंटेंट या डिफरेंस, डिफरेंस। अब बेटा बता दो, जितना इसको नीचे लाओगे उतना डिफरेंस ज्यादा होगा, और इनर्जेटिकली आप जितना नीचे आओगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, सिंपल थ्योरी है। इसका मतलब हुआ कि रेजोनेंस एनर्जी अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बेटा बताओ। डिक्रीज। नहीं, इंक्रीज करेगा, रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। देखो, रेजोनेंस हाइब्रिड जितना हाँ लेस एनर्जेटिक होगा, जितना नीचे लेके आओगे बेटा उतना स्टेबिलिटी होता है, याद रखना ये। अगर ये बता दो, अगर कहीं भी बुक में बनाओगे, जैसे आप अमेजोन का बुक कोई कोई स्टूडेंट बनाते हो, हिमांशु, ये आप हिमांशु पांडे बनाओगे या कहीं भी बुक बनाओगे, तो इस तरह के एनर्जी प्रोफाइल का वो लोग एग्जाम्पल देके पूछेगा आपसे, तब पकड़ लोगे कौन ज्यादा स्टेबल CS होगा, कौन रेजोनेंस हाँ हाइब्रिड सर। होगा, क्या डिफरेंस होगा, पकड़ लेंगे। कभी कभी क्या होगा ना कि रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं देगा आपको, बहुत सारा ऐसे 1 2 करके दे देगा, बोलेगा मोर स्टेबल CS कौन होगा, तो जो सबसे नीचे आएगा, लेकिन रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे नीचे रहता है। फिर बोलेगा रेजोनेंस एनर्जी किसको बोलोगे, तो नहीं, डिफरेंस बता देंगे किसका डिफरेंस का रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं हम लोग। हाँ सर। ये सब थोड़ा याद रखिएगा। अब क्या होता है, देखो रेजोनेंस एनर्जी। अब देखना, अगर मेरे पास ये देखो, ये कंपाउंड लिया मैंने, और ये एक कंपाउंड लिया मैंने, बताओ तो फर्स्ट में कितना CS होगा। सर बताओ 2। फर्स्ट में कितना। नहीं नहीं बेटा, एक बार यहाँ पे लिखेंगे 1, एक बार इसको, यस, इसको एक बार तोड़ेंगे तो 1, देखो, एक बार इसको तोड़ो 1, एक बार इसको जाएंगे तो फिर 2, तो 2 आएगा, एक ऑलरेडी है, तो जी 3 सर। स्ट्रक्चर आने का चांस है कि नहीं इसका। जी सर। इसमें जाएंगे तो एक ही, तो ज्यादा एक्सटेंट में कहाँ पे डिलोकलाइजेशन हो रहा है, 1 में या 2 में। 1 पर। 1 पर। इसका मतलब होता है ये कि नंबर ऑफ CS अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगा, नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर इंक्रीज करोगे तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज होगा। तो किसका ज्यादा होगा रेजोनेंस एनर्जी, बताओ। 1 ग्रेटर देन वन ग्रेटर 2। देन टू। जितना ज्यादा एक्सटेंडेड कंजुगेशन होगा, जितना ज्यादा CS लिखोगे उतना रेजोनेंस एनर्जी होता है, याद रखना आप। अब ये बताइए कि अगर आपके पास एसिटिक एसिड्स है, और आपके पास अगर सोडी ये एसीटेट है,
बोथ आर द डिफरेंट स्पेसीज, बट एक को प्रोटॉन लॉस करेगा तो इसमें आ जाएगा। अब ये बताओ दो, इसमें रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? रेजोनेंस एनर्जी से स्टेबिलिटी भी फाइंड कर लेंगे। So will it be 1 greater than 2? रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा 2 का ग्रेटर देन 1, हाँ सर, स्टेबिलिटी भी 2 ग्रेटर 1 देन 1। रीजन क्या होगा बताइए? देखो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, एक से देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या था? स्ट्रक्चर था एसिटिक एसिड था और एसीटेट था। हाँ ठीक है सर। नेगेटिव चार्ज है तो देखिएगा, एक से देखिएगा यहाँ पे, एक से देखिएगा, वहां पे बता चुका हूँ। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो तो देखो, ये रश्मिता को पता होगा, स्नेह को पता होगा। देखो आप क्या करेंगे, देखना बेटा। ये CH3 और ये OH, इसका 2 CS आएगा, आएगा कि नहीं 2 CS? हाँ सर। बोलो आयन आएगा कि नहीं? 2 आएगा। बेटा आप बताओ, तो दोनों में स्टेबिलिटी में डिफरेंस है कि नहीं? दोनों CS के स्टेबिलिटी में डिफरेंस है कि नहीं? हाँ सर, जी पहला वाला स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन द सेकंड वन। इसी को बोलते हैं नॉन इक्विवेलेंट CS। क्या बोलते हैं इसको, बताइए? नॉन इक्विवेलेंट CS। आप खुद से सोचो, एक ही कंपाउंड है, उसका मैंने 2 CS लिखा। एक CS में आपका विदाउट चार्ज सेपरेशन, एक में आपका चार्ज सेपरेशन। whenever you have to compare the stability, then definitely without charge separation will be more stable than with charge separation. Clear? So these are called non-equivalent CS because they differ in energy. आई बात समझ में? हाँ सर। और देखो एक जो बता रहा हूँ सुनना यहाँ पे। देखो यहाँ पे जो बता रहा हूँ ये सुनना, क्या होता है इसका एक और। अगर आपने एसीटेट लिए, एसीटेट में निगेटिव है, इसमें भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे CH3, और ये देखो निगेटिव आएगा, ये क्या होगा? निगेटिव। अब तो दोनों स्ट्रक्चर में आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कौन दोनों में डिफरेंस या एनर्जी में डिफरेंस? इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ये होगा। दोनों में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं? आप बताइए। नहीं ना कर सकते हम लोग? दोनों की नहीं। एनर्जी क्या हो जाएगा बताइए? एनर्जी अगर जाएंगे हम लोग तो 1 और 2 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 लेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। इसमें एनर्जी की बात करेंगे तो किसका ज्यादा होगा? मान लीजिए इसको 1 लेंगे, इसको 2 लेंगे, तो 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2। तो बताइए इक्विवेलेंट CS या नॉन इक्विवेलेंट CS? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट CS। अब क्या होता है, साइंस यहाँ पे केमिस्ट्री में बोला जाता है सर कि अगर आप एनर्जी 2 ग्रेटर देन 1 नहीं होगा पहला वाला में? नहीं नहीं, 1 का किस में? पहला वाला में स्टेबिलिटी ऑफ 1 ज्यादा है तो एनर्जी घट नहीं जाएगा? नहीं नहीं नहीं, स्टेबिलिटी लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी लिख देता हूँ। हाँ सर, एनर्जी तो उल्टा हो जाता है। हाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लीजिए। अब समझ में आया आपका? अब ये बता दो हम्म। कि केमिस्ट्री में बोला जाता है कि डेली लाइफ में भी ऐसा होता है, केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आपके पास CS है, अब बना रहे हो CS, और सारा CS अगर एक ही जैसा बना रहे हो, तो इसका मतलब आप सबसे एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी होगा आपका। अगर आप CS बना रहे हो बट यू आर नॉट गेटिंग द इक्विवेलेंट CS, अगर आप नॉन इक्विवेलेंट CS बना रहे हो, तो डेफिनेटली आपका रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। एक सिंपल थ्योरी बता रहा हूँ, डेली लाइफ में आपने देखा होगा अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर एक ही थॉट का अगर फ्रेंड सर्किल होता होगा तो देखना कि बहुत बहुत पॉजिटिव थॉट होता है, देखना वहाँ पे बहुत प्रोग्रेसिव वर्क भी होगा, फ्रेंडशिप भी अच्छा होगा, कभी डिस्प्यूट नहीं होगा, कभी झगड़ोगे नहीं। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि थॉट में अगर डिफरेंस आ जाता है, और थॉट में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो फिर वहां पे डिस्प्यूट होना फिक्स है। होता है कि नहीं? बताओ ऐसा नहीं आप लोग? तो सेम क्या होता है बेटा कि जी सर। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट CS आएगा तो वो समझ लो कि सिमिलर थॉट का आ गया, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा आपका? एक मोर स्टेबल, मोर ज्यादा रेजोनेंस, स्टेबल। रेजोनेंस रेट ज्यादा होगा। और इस जैसे हम लोग जाएंगे नॉन इक्विवेलेंट CS आ जाएगा, इसका मतलब वहां पे स्टेबिलिटी, रेजोनेंस एनर्जी कम होगा। अब खुद से सोचो कि एसिटिक एसिड को अगर एसीटेट में जाने का मौका मिलेगा तो जाना चाहेगा कि नहीं? यस जाना चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी मिल रहा है उसको। जी सर, तो वो H+ आयन डोनेट कर देगा। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या दिखाता है? एसिडिक कैरेक्टर। आई बात समझ में? ओके सर। ओके सर। अब आई बात समझ में?
कि जी सर। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिटिक एसिड लिए थे आपने, वीक एसिड लिए थे, बफर सॉल्यूशन बनाए थे, तो जैसे आप आयनाइजेशन करते थे, पार्शियल आयनाइजेशन, उसका रीजन क्या था समझ में आ गया? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं दोगे तो प्रोटॉन लॉस ही नहीं करेगा, स्टेबिलिटी दे रहे हो इसलिए प्रोटॉन लॉस करके भागना चाह रहे हो। सर 2 1 में चेंज होना चाहेगा ना? तो वही बता रहा हूँ, तो आप पहले लिख लीजिए आप यहाँ पे इक्विवेलेंट सी एस। देखो देखो इक्विवेलेंट स्टेट, ऐसे लिखो, द इक्विवेलेंट सी एस, इक्विवेलेंट सी एस is the state of maximum resonance energy. Maximum resonance energy. Any deviation from equivalency. अगर अगर डेविएशन लाओगे तो फिर क्या हो जाएगा? एनी डेविएशन फ्रॉम इक्विवेलेंसी, रेजोनेंस एनर्जी डिक्रीजेज। मतलब जितना ज्यादा डेविएट करोगे रेजोनेंस एनर्जी उतना कम होगा। आई बात समझ में? स्टेबिलिटी तो कम होगा। नहीं, ये आप याद रखिएगा, डेविएशन मान लीजिए कि एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक CS1 है और एक CS2 है, और देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी मैंने ले लिया यहाँ पे। रेजोनेंस एनर्जी मैं एक सी बता रहा हूँ, सुनिएगा, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, सुनिएगा। अगर मान लो कि एक कंपाउंड है, मान लो ए है, ए का 2 CS है, 2 CS रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करता है, एक कंप्लीट करता है, एक कंट्रीब्यूट करता है कितना बता दो? एक कंट्रीब्यूट करता है 70% और दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ पे 30%। तो उसका रेजोनेंस एनर्जी मैंने R1 लिया। लेट कर लो कि रेजोनेंस एनर्जी कितना लिया बेटा आपने वहां पे, RE1 ले लो। सुनो, बी एक कंपाउंड सर, उसका 2 CS है, एक CS 60% कंट्रीब्यूट करता है, एक CS 40%। कंट्रीब्यूशन का मतलब रियल स्ट्रक्चर की तरफ कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में? यस सर। अब रेजोनेंस एनर्जी ले लिए यहाँ पे 2, सी ले लिए कंपाउंड जिसमें दोनों का दोनों 50% कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी मैंने 3 लिया। अब बताओ इक्विवेलेंट कहाँ कंडीशन है? तो सी में RE3 इक्विवेलेंट ग्रेटर है। देन RE2 ग्रेटर देन RE1। तो बताइए कौन सा इक्विवेलेंट CS आ गया, बताइए खुद से। सी। ये RE3 इक्विवेलेंट CS आ गया, इक्विवेलेंट CS आ जाएगा कि नहीं, बताइए खुद से। सर। इक्विवेलेंट कंडीशन आ गया, स्टेट आ गया। अब इक्विवेलेंट CS अगर आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा, तो रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा बताइए? RE3। RE1 से RE2, और उससे ग्रेटर होगा RE3। मतलब बेटा हमेशा याद रखना, कंट्रीब्यूशन अगर 50-50 मतलब इक्विवेलेंट CS, मतलब मैक्सिमम रेजोनेंस एनर्जी। याद रखोगे? सर ए और बी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा ज़्यादा होगा? आप खुद से बताइए, ज्यादा इक्विवेलेंस की तरफ क्लोज आ गया कि नहीं, बताइए। अच्छा, वो जब क्लोज आ जाएंगे, ठीक है सर, समझ आ गया। कंट्रीब्यूशन में अगर ज्यादा कम डिफरेंस होगा तो रेजोनेंस एनर्जी उतना बढ़ते चला जाएगा। ओके सर, गॉट इट। तो देखिए, अब देखिए आप खुद से देखिए यहाँ पे, तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, स्टेबिलिटी मैंने किसका बता दिया? स्टेबिलिटी मैंने किसका बताया यहाँ पे? 2 ग्रेटर देन 1। और स्टेबिलिटी किसका बता दिया? कार्बोक्सिलेट का। हाँ। दैट इज कार्बोक्सिलेट जो होता है, कार्बोक्सिलेट एनायन is more resonance stabilized than the carboxylic acids। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही कार्बोक्सिलेट एनायन बनाता है, लेकिन दोनों में किस में रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बताओ? कार्बोक्सिलेट एनायन में। रीजन क्या होगा? इक्विवेलेंट CS। कर लेंगे, आई बात समझ में? अब देखिए, अब उसके बाद क्या याद रखना, नोट करके मैं लिख रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी जब भी कंपेयर करना तो आप सबसे प्रायोरिटी किसको दोगे पहले, इक्विवेलेंट CS या नॉन इक्विवेलेंट CS के बीच में, बताओ। फर्स्ट इक्विवेलेंट। प्रायोरिटी गोज टू इक्विवेलेंट CS। तो देखो मैं क्या बता रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी कैसे कंपेयर करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
अगर इक्विवेलेंट सी एस आ जाएगा आपका, इक्विवेलेंट सी एस अगर आ जाएगा आपका, तो उसका रेजोनेंस एनर्जी हमेशा ज्यादा होता है किससे? नॉन इक्विवेलेंट। नॉन इक्विवेलेंट। फिर दोनों में जाइए किससे, तो नंबर ऑफ सी एस पे चले जाइएगा। मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी एस अगर आ जाएगा, मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी एस आ जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल देन लेस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी एस। इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर वही आप लोगे, मोर नंबर ऑफ सी एस लेस नंबर ऑफ सी एस। सबका सब क्या होना चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट। तब बताइए सबसे पहले किस पे वर्क करेंगे, नंबर पे नहीं, पहले जाएंगे इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट पे। फिर अगर वो मैच कर गया, सब में नॉन इक्विवेलेंट देखा, तो फिर नंबर ऑफ सी एस पे कर लेंगे। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखना है यहाँ पे। थोड़ा ऊपर करेंगे। अच्छा ये बताइए, फेनॉल में, ये फेनॉल है आपका, और ये आपका फेनॉक्साइड है। अब बताइए किस में होगा ज्यादा, किस में ज्यादा होगा सी एस, बताइए अब किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, किस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा बताइए। सर 2 में। पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे, फिर मैं बता रहा हूँ रेजोनेंस एनर्जी किस में ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी एस लेस नंबर इक्विवेलेंट सी एस। कर ली कॉपी, या मित्र बताओ। हो गया। चलिए दोनों में बताइए रेजोनेंस एनर्जी किस में ज्यादा होगा, किस में रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। 1 में। देखो 1 ग्रेटर देन, नो 2 में ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी भी जाएंगे तो 2 का ज्यादा होगा 1 से, रीजन क्या होगा बताओ, 2 का लेस होगा। बताइए क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा कि आप स्टेबिलिटी जाओगे तो 2 का क्या होगा, लेस होगा। 2 का लेस क्यों होगा बता दो, 1 मिनट रुको बिल्कुल, तो। तो 1 का लेस लिखा है सर आपने। नहीं नहीं, आप स्टेबिलिटी किसका, रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा लिए, फेनॉक्साइड है ये फेनॉल, एक आपका फेनॉल है, एक आपका फेनॉल है, एक आपका फेनॉक्साइड है। रुकिए 1 मिनट रुकिए, तो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। देखो किसका बोला आपने, फिर से बताइए। सर 2 ज़्यादा स्टेबल होगा तो क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन क्या होगा इक्विवेलेंट बताइएगा। अब एक काम करो, फेनॉल का स्ट्रक्चर लिखेंगे तो चार सेपरेशन आएगा कि नहीं, बताइए आप खुद से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब लिखते हो आप यहाँ पे, तो आपका क्या होता है, सी एस होता है विद चार सेपरेशन, विदाउट चार सेपरेशन। विद चार्ज। चार्ज सेपरेशन। चार सेपरेशन, ओके। फेनॉक्साइड में जब जाएंगे, तो फेनॉक्साइड में आपको क्या लगता है कि चार सेपरेशन देखेंगे, आप बताइए तो। आपको लगता है चार सेपरेशन होगा, नो। नहीं सर। देखो यहाँ पे क्या होगा, सी एस विद चार सेपरेशन। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि जितना भी सी एस बनाएंगे एक्सेप्ट द फिनॉल, उसमें चार सेपरेशन है। यहाँ पे जो भी सी एस आएगा, सी एस विदाउट चार सेपरेशन, विद चार सेपरेशन, चार सेपरेशन। आप खुद से बता दो, अगर एक फेनॉल में मिल रहा है सी एस विद चार सेपरेशन, आप फेनॉक्साइड में मिल रहा है सी एस विदाउट चार सेपरेशन, बताइए तो किसका किसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा, फेनॉल फेनॉक्साइड में। सर फिनॉक्साइड का पेरोक्साइड। क्योंकि आप इसमें बताओ, फेनॉल को अगर मौका मिलेगा फेनॉक्साइड में जाने के लिए, तो चला जाएगा कि नहीं फिर वो। यस सर।
हाँ सर, Yes, वो H मतलब प्लस नहीं। डोनेट कर देगा। yes, that's why the also phenoxide so the phenol also show the acidic character. आई बात समझ में? सर नहीं। आपने देखा सुनिए, अगर आपने देखा होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, फेनॉल होता है, ये सब जितना भी होता है ये सब वीक एसिड में पढ़ लेते हैं, इसमें वाटर में पार्शियल आयनाइजेशन दिखाए थे। अब समझ में आएगा क्यों ये प्रोटॉन डोनेट करता है, क्योंकि इसका रेजोनेंस स्टेबिलिटी ज्यादा मिलता है। अल्कोहल आप देखोगे, आपने 9th में पढ़ा होगा बेटा, अल्कोहल का अगर सॉल्यूशन दूंगा तो अल्कोहल के सॉल्यूशन में कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, वो बैड कंडक्टर होता। यस सर। ग्लूकोज का सॉल्यूशन जब वहां भी वर्क होता है उसमें भी कभी आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। लेकिन आपको फेनॉल का एक्व सॉल्यूशन दूंगा या कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्व सॉल्यूशन देंगे तो कुछ ना कुछ वहां पे कंडक्टेंस आप नोटिस करोगे। रीजन क्या होता है, वहां पे आयंस बनता है और जैसे आयंस का मूवमेंट हो तो उससे कंडक्टेंस आता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड फेनॉल को हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में? दैट इज फेनॉक्साइड सर एक और बार समझाइए सर, फेनॉक्साइड का क्यों ज्यादा है? इज मोर लिख लीजिए, स्टेबलाइज्ड stabilized by the resonance then phenol। इसीलिए क्या होता है कि फेनॉल को अगर वाटर में रखोगे, वाटर में, तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन लॉस करके बना देगा आपका फेनॉक्साइड। अब प्रोटॉन लॉस करता है। भाई बात समझ में क्यों होता है ये? यस सर। मैंने क्या बोला, फेनॉक्साइड इज गेटिंग द मोर स्टेबिलिटी थ्रू द रेजोनेंस देन फेनॉल बिकॉज बोथ आर द रेजोनेटिंग हम्म। रेजोनेटिंग हम्म। नेचर, दोनों पे रेजोनेंस होता है। लेकिन फेनॉल में क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है फेनॉल में, कि फेनॉल में आप रेजोनेंस दिखाओगे लेकिन आप जो भी सीएस लाएंगे उसमें क्या होगा, चार्ज सेपरेशन। फेनॉक्साइड में ये चार्ज सेपरेशन का डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा आपको, फेनॉल में तो बल्ले बल्ले वहां पे चार्ज सेपरेशन हो ही नहीं, होगा ही नहीं। तो आप बताओ, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन का सीएस आएगा ही नहीं तो वहां पे क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा ना। हाँ हाँ। तो याद रखेंगे आप किसमें होगा रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। हम्म। और देखो एक और बताता हूँ, अगर आपको बोलेगा CH3CO और OH में, और आपको बोलेगा CH3CO NH2 में, रेजोनेंस एनर्जी बताओ क्या होगा। तो आप बताइए, बेटर डोनर कौन होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, NH2 डोनर होता है, प्लस एम इफेक्ट मैंने बताया था, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। उसमें मैंने बताया था आपको प्लस एम प्लस आर इफेक्ट में कौन होता है, NH2 बेटर डोनर होता है कंपेयर टू OH। रेजोनेंस एनर्जी जो बेटर डोनर होगा, चार्ज सेपरेशन तो दोनों में आएगा, बेटर डोनर जो होगा उसके तरफ चले जाइएगा, तो बेटर डोनर NH2 होता है, इससे रेजोनेंस एनर्जी 2 का ज्यादा होगा 1 से। आई बात समझ में? यस सर। चलो, तो ये रेजोनेंस एनर्जी एक बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको देखो क्वेश्चन ये लिखा रहो, देखो एक और कंपेरिजन बता देता हूँ आपको। आपने देखा होगा कि ये कंपाउंड्स होता है और एक ये कंपाउंड्स होता है। इस 1 और 2 में अगर जाएंगे तो इसमें देखेंगे कि सबसे पहले 1 और 2 में रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा। तो बेटा देखोगे यहाँ पे किसमें होगा, तो देखो उसने आपने पढ़े थे कि 1 में ज्यादा होता है 2 से, हाँ। थ्री आपने फाइव। पढ़े थे। हाँ, तो स्टेबिलिटी का देखो बता रहा हूँ, रेजोनेंस एनर्जी जाएंगे तो ये किस पे ज्यादा होगा, रेजोनेंस एनर्जी जाएंगे तो 1 का ग्रेटर होगा 2 से। इसका रीजन क्या होगा सुनो। अब देखो कि 1 में एक लीनियरली सारा सारा कंजुगेशन है, सब एक लाइन में चेक करो। अगर आप बेटा यहाँ से इसका रेजोनेंस दिखाओगे तो ये उसका ये दिखा देगा, मतलब लीनियर है कि नहीं, एक साथ जा रहा है कि नहीं। हाँ सर। इसमें देखो कि अगर इसके साथ इसका दिखाओगे तो फिर ये रुका रहेगा, चेक कर लो। और अगर आपने इसका इसके साथ दिखाओगे तो फिर इसको रोकना पड़ेगा। तो बताओ, कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन लीनियर। लीनियर। नो, देखो अगर कहीं पे जंक्शन है, एक को रुकना पड़ रहा है और दूसरा को जाना पड़ रहा है, फिर एक को रुक इसको रुकना पड़ रहा है तो इसको जाना पड़ रहा है, तो वहां पे क्रॉसिंग होता है रोड पे ना। अब यस। रोड पे कहीं पे जाते हो, रोड पे कहीं भी जाते हो, ट्रैफिक मिलता है आपको, क्रॉसिंग होता है, चौमाथा और मुझे जिसको बोलते हो, जिसमें मान लीजिए कि फोर फोर पाथ है वहां पे पास,
ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो यू हैव टू वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल पे वेट क्यों करते हो? एक साइड जाता है तो आपको रोक देता है, उधर जाए उधर रोक देगा तो आपको अलाउ कर देगा। तो वही ये हो रहा है यहाँ पे, क्रॉस कंजुगेशन है वहां पे, चेक कर लो। मतलब कि तीन पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, लेकिन तीन पाई बॉन्ड को एट ए टाइम आप रेजोनेंस में नहीं ले सकते हो, चेक कर लो। हाँ सर, उसको वो ब्रेक करना होगा। इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर कंजुगेशन। क्या बोलते हैं इसको, बताइए? लीनियर कंजुगेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कंजुगेशन। अब बताइए, लीनियर कंजुगेशन क्रॉस कंजुगेशन में लीनियर कंजुगेशन विनर हो जाता है, तो वहां पे जो भी मॉलिक्यूलर वेक्टर बनेगा उसका सिमेट्री ज्यादा होता है कंपेयर टू क्रॉस कंजुगेशन। तो बताइए किस में ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, लीनियर या क्रॉस कंजुगेशन? लीनियर में। देखो, मैं बता रहा हूँ लीनियर कंजुगेशन का मतलब क्या होगा कि ये पाई बॉन्ड्स है अगर आपके पास, और अगर आपने पाई बॉन्ड्स के साथ आपने रेजोनेंस दिखाओगे, जैसे हिमांगी आपका यही क्वेश्चन था, ये तो sp3 कार्बन है ना, हाँ सर। तो वहां पे उधर रेजोनेंस में क्यों लेके जाएंगे हम? रेजोनेंस जब भी दिखाएंगे तब कहाँ से कहाँ दिखाओगे, जहां तक कंजुगेशन है। तो देखो, एक आपने स्ट्रक्चर ये बनाया इस तरह से, देखो एक स्ट्रक्चर बना के क्या करोगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर जैसे बनाओगे इस पे ये पॉजिटिव आएगा, फिर एक ये स्ट्रक्चर बनाओगे, देखो लिनियरली तीनों मूव कर रहा है कि नहीं। हाँ सर। अब इसके बाद क्यों जाएंगे, इसके बाद आपने जो बताया था कि इधर ऐसे कहाँ आएगा, ऐसे क्यों आएगा वो, क्योंकि बीच में तो रोक रहा है ये sp3। हाँ। रेजोनेंस अब बेटा उसी पॉइंट पे देखोगे जहां पे सारे एटम आपको sp2 दिखेगा। देखो ये भी sp2, 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 इसीलिए मैंने रेजोनेंस, ये जैसे sp3 रेजोनेंस खत्म, रेजोनेंस sp3 में नहीं दिखाओगे आप। वो तो लीनियर कंजुगेशन है, ये क्रॉस कंजुगेशन है। लीनियर। लीनियर कंजुगेशन इसी में देखिएगा, आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। तो जैसे इसमें लिए, तो इसमें अगर मान लीजिए कि आपने इसमें इसको लीनियर दिखाया, कैसे हो रहा है? अरे एक साथ लिनियरली जा रहा है कि नहीं, ऐसे करके मूव कर रहा है कि नहीं इलेक्ट्रॉन, देखिए एक ही साइड एरो जा रहा है कि नहीं आपका। एक ही डायरेक्शन में है इसलिए। अब देखिए ना यहाँ पे जो बता रहा हूँ, ये आपने दिया पॉजिटिव, अब ले लिए, अब देखिए इधर जाइएगा तो फिर क्या होगा, देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखना क्या हो जाएगा, फिर इधर ले लिया मैंने, फिर इधर ले लिया, देखो क्रॉस हो रहा है कि नहीं। देखो सर क्रॉस होना पर, क्लोराइजेशन के लिए क्या एरोमेटिक कंपाउंड? एरोमेटिक कंपाउंड जब बेटा बताएंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड में बताएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, साइक्लिक होता है, और उसमें जितना भी एटम लेंगे बेटा वो सारा का सारा होना चाहिए sp2। sp3 जैसे ही एक भी लेंगे तो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, तो प्लेनर स्ट्रक्चर तो रहेगा नहीं वो, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए क्या होता है कि all the carbon, all the atom involved in the resonance in the cyclic structure that must be the sp2 hybridized, so that your compound should be the cyclic planar complete conjugated। वो बताएंगे आपको। सर आई बात सर? क्वेश्चन था कि क्रॉस कॉन्जुगेट के लिए कि एरोमेटिक होना जरूरी है कंपाउंड? नहीं 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 नहीं, क्रॉस कंजुगेशन वो सब नहीं, वो मत समझिए। जब आपको जब एरोमेटिक कैरेक्टर बताएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है डायमैग्नेटिक नेचर, और एंटी एरोमेटिक होता है पैरामैग्नेटिक। फिर बताएंगे आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों लिए उस पर, वो भी बताएंगे। 4n+2 क्यों आता वो भी बताएंगे। 4n सिस्टम क्यों नहीं होता सारा बताएंगे आपको। वो सब बेटा वेट करो, अभी देखो सिर्फ, क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक कैसे हो जाएगा, ये भी sp3 है तो कहाँ से एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। एंटी एरोमेटिक बोलो या एरोमेटिक बोलो, सबका सब sp2 होना चाहिए। आई बात समझ में? एंटी एरोमेटिक बोलो या एरोमेटिक बोलो, कंप्लीट कंजुगेशन दोनों में होता है। ओके। अब देखो यहाँ पे जो मैंने दो कलर लिया, एक रेड कलर लिया, एक देखो यहाँ पे पिंक कलर लिया। रेड कलर का मूवमेंट देखो, पिंक कलर का मूवमेंट देखो, तो कीटो के साथ एक बार इधर से ले रहा हूँ, एक बार इधर से जाओ, तो क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं क्रॉस कंजुगेशन की तरफ। हाँ सर। इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस कंजुगेशन। आई बात समझ? क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है? The linear conjugation having more resonance energy than cross conjugation, याद रखेंगे। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट, सिंगल, डबल।
बताओ अनामित्र। हम्म रेजोनेंस एनर्जी देन क्रॉस कंजुगेशन। तब बताइए क्रॉस कंजुगेशन कौन है इसमें? टू था। तब बता दो। तो आप बताइए नंबर ऑफ सी एस से यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। बता बेटा यहाँ पे कितना सी एस है आपका? थ्री। यहाँ भी कितना है? थ्री। तो नंबर ऑफ सी एस से कहाँ आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? इसमें भी चार्ज सेपरेशन, इसमें भी चार्ज सेपरेशन, फिर कहाँ कर पाएंगे? तो फिर किस पे जाएंगे? लीनियर एंड क्रॉस पे चले जाएंगे। कर लोगे? जी सर। देखो आप एक कंपाउंड जो दिखा रहा हूँ उसमें देखिएगा लीनियर या क्रॉस कंजुगेशन है कि नहीं। देखिएगा एक कंपाउंड में ले रहा हूँ। देखो ये पाई बॉन्ड लिए, पाई बॉन्ड लिए, बताओ लीनियर या क्रॉस है? चेक कीजिएगा। देखो यहाँ पे सो फर्स्ट वाले में क्रॉस होगा और सेकंड वाले में बताइए लीनियर कंजुगेशन किस में दिख रहा है आपको? बताइए। सेकंड में। देखिए इसमें जाइएगा तो अगर इधर शिफ्ट कीजिएगा तो फिर इधर शिफ्ट होगा, तो फिर इसको रुकना पड़ेगा। यस सर, और इस फर्स्ट देखिए वाला। इसमें देखिए एक साथ जा रहा है कि नहीं, सब बताइए आप लोग। जा रहा है कि नहीं आपका? चेक करो। इसको जाएंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। तो बताइए क्रॉस कंजुगेशन किस में दिख रहा है आपको? फर्स्ट में। फर्स्ट में। और लीनियरली किस में देख रहे हैं आप? सेकंड में। अब आई बात समझ में क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है? हाँ सर। अब दोनों में अगर मेरे को पूछेगा कि रेजोनेंस एनर्जी किसका ज्यादा होगा तो नहीं बता दूंगा। टू ग्रेटर देन वन। टू ग्रेटर देन वन। अगर स्टेबिलिटी पूछेगी तो किसका ज्यादा होगा बताइए। टू ग्रेटर देन वन। आई बात समझ में? आपका टू, वन, टू ग्रेटर देन वन। ये थ्योरी समझ में आया लीनियर क्रॉस कंजुगेशन का? पकड़ लोगे तो ये सब क्या होता है ना, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन होता है। मतलब कि आपको हर जगह नहीं दिखेगा, कहीं कहीं पे देखने की ऐसा स्ट्रोक मारता नहीं है, स्टूडेंट को मैक्सिमम को बोल्ड कर देता है ये। क्योंकि इतना तक पहुंच ही नहीं पाता दिमाग में, बहुत कम ही स्टूडेंट पहुंच पाता है यहाँ पे लीनियर क्रॉस का। फिर एक होता है नंबर ऑफ सीएस का, तो वो पकड़ लोगे। फिर होता है एक इक्विवेलेंट सीएस का। आपको मैं बताऊंगा कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स है, आपने पढ़ा होगा स्कूल में बताया होगा। जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, सिंगल रिंग का बता रहा हूँ, सिंगल सिस्टम का, सिंगल रिंग का, जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी होता है बेंजीन का। क्योंकि बेंजीन के पास दो ही सीएस होता है, दोनों का दोनों सीएस इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होता है उसका। बताऊंगा मैं आगे वो। चलो रेजोनेंस एनर्जी आए समझ में? यस सर। अब देखो एक चीज जो बता रहा हूँ सुनना आप। लिखो नेक्स्ट। हाइपर कंजुगेशन। अब ये सुनिए क्या होता है। कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। मैंने बताया था कि अगर पोलराइजेशन लाना है थ्रू द डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो दैट इज कॉल्ड मेसोमेरिक रेजोनेटिंग इफेक्ट्स। पोलराइजेशन थ्रू द शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो उसको क्या बोलते थे? इंडक्टिव। अब एक और पोलराइजेशन का तरीका होता है कि आप सिग्मा पाई कंजुगेशन के थ्रू लाओ, या सिग्मा पी को, मतलब कि पोलराइजेशन में सिग्मा पाई सिग्मा पी को इन्वॉल्व करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे आप? लिखो पोलराइजेशन इन ए मॉलिक्यूल। पोलराइजेशन इन ए मॉलिक्यूल और आयन थ्रू सिग्मा पाई और सिग्मा पी कंजुगेशन। देखो परमानेंट इफेक्ट होगा कि टेम्पोररी इफेक्ट होगा ये? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब ये भी ग्राउंड स्टेट में ऑपरेट होता है। आप खुद से बताओ तो इंडक्टिव था परमानेंट, मेजोमेरिक रेजोनेटिंग इफेक्ट आपका आपका क्या होगा? परमानेंट। ये क्या होगा आपका? ये भी परमानेंट इफेक्ट होगा। ये होता कहाँ पे सुनो सबसे पहले, किसमें किसमें होता है?
ये होता है आपका एल्कीन्स में। एल्कीन में देखेंगे सिग्मा पाई कंजुगेशन। एल्कीन में जब भी देखेंगे तो कौन सा कंजुगेशन देंगे, सिग्मा पाई। सेकंड होता है ये कार्बोकैटायंस में, आज देखते हैं यहाँ पे पहुंच पाएंगे। थर्ड होता है आपका फ्री रेडिकल्स में। तो बेटा हमेशा याद रखना कि फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन में भी आप देखोगे, लेकिन यहाँ पे देखोगे सिग्मा पी कंजुगेशन। फिर से सुनो, एक होता है सिग्मा पाई कंजुगेशन, एक होता है सिग्मा पी कंजुगेशन। तो आप एल्कीन में क्या देखेंगे, सिग्मा पी कंजुगेशन, सिग्मा पाई। और एल्कीन में एल कार्बोकैटायन में फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, दैट पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। लेकिन वहां पे मैं पढ़ाने दो पहले सिग्मा पी कंजुगेशन कैसे होगा सब बताऊंगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन्स में। कहीं कहीं पे क्या लिख देता है टीचर कि अल्काइंस में भी होता है, तो उसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कहीं कहीं टीचर बोलता है कि अल्काइंस में भी हाइपर कंजुगेशन होता है, मैं वही उसको तो मैं पूछने सब। जा रही थी क्योंकि हाँ उस उसको, हमारी नहीं टीचर। नहीं, नहीं नहीं, ये कुछ कुछ टीचर देखते हैं हम लोग, वो बोलते हैं अल्काइन भी होता है, तो उसको मैं सैल्यूट करता हूँ, उसको नोबेल प्राइज दिखा देना चाहिए। आज तक हम जितना भी बुक पढ़े, जैसा ना मित्र आपने दिखाया था, पीटर सैक्स का दिखाए थे कुछ क्वेश्चन, क्लैडन का मेरे पास बुक है, मॉरिसन बॉयड का बुक है, सारा बुक्स है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। मतलब कि फॉरेनर राइटर जो बेवकूफ है, इंडियन राइटर बहुत एक्सपर्ट है ये लोग। मतलब ये लिख देता है कि अल्काइंस में भी होता है, उसको तो सबसे पहले नोबेल प्राइज दे दो भाई। मोदी को तो मैं रिकमेंड करूंगा कि दे दो उसको नोबेल प्राइज, अब अल्काइंस में होता है पर कंजुगेशन। अरे कहीं पे बुक में मिला ही नहीं मेरे को, मेरे पास कुछ है ही नहीं एविडेंस, तो मैं कैसे बता दूंगी, ये तो छोड़ो। ऐसा ऐसा है कि बोलता है कि फ्री रेडिकल स्टेबलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डिस्टेबलाइज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, उसको तो सबसे पहले नोबेल प्राइज दे दो आप। इसका स्कैम है। नहीं नहीं, वो बता देंगे आपको सारा, फ्री रेडिकल जब बताएंगे तो वहां पे देखेंगे एविडेंस के साथ मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा। तो अभी सिर्फ याद रखिएगा कहाँ कहाँ होता है, यहाँ पे एल्कीन्स में, कार्बोकेटाइन में, फ्री रेडिकल में। बेटा जेई एडवांस का क्वेश्चन देखो, जेई मेन का क्वेश्चन देखो, नीट का देखो, जितना यहाँ पे बताओ उतना ही पे काम किया। अल्काइन पे कहीं पूछा ही नहीं, अन्य कभी पूछेगा, कभी नहीं पूछता, वो बेवकूफ लोग बैठा नहीं वहां पे जो पूछेगा, वो लोग समझता है क्या पूछना चाहिए। जी सर। आई बात समझ में, तल्कीन लिखते कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल तीन में पढ़ना है। एल्कीन में पहले डिटेल पढ़ा देता हूँ। एल्कीन में फ्री रेडिकल क्या होता है इसमें पर कंजुगेशन, तो एल्कीन का स्टेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं हम लोग किससे, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। एल्कीन का अगर स्टेबिलिटी फाइंड कर लेंगे ना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर कर लोगे किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोकेटन का स्टेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं किसके थ्रू, हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। ये भी एक टाइप का आपका रेजोनेंस ही है। इसको कभी कभी क्या बोला जाता है, इसको कभी कभी बोला जाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस। साइंटिस्ट ने जो दिया था, नाथन ब्रेकर साइंटिस्ट था, वो सब मत पढ़ो, एक याद रखना नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है ये। देखो कंजुगेशन का मतलब ही होता है कि रेजोनेंस आप दिखा रहे हो, हाइपर का मतलब क्या होता है, सैक्रिफिशियल, मतलब कि सिग्मा के कॉस्ट पे जा रहे हो, इसीलिए इसको बोला था हाइपर। आई बात समझ में। तो देखो, आप सबसे पहले पढ़ लो यहाँ पे अल्कीन्स में। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको पढ़ना है क्या होता है अल्कीन्स में। देखो आप, एल्कीन में मैंने किसके थ्रू पढ़ा है, सिग्मा पी या सिग्मा पाई। सिग्मा पाई। सबसे पहले ये बता दो मैंने एक चीज बताया था आपको कि CH3 होता है ये, और ये CH अगर जाएंगे तो CH2, तो मैंने आपको बताया था नहीं एलाइलिक पोजीशन होता है। हाँ सर। इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं हम लोग। एलाइलिक पोजीशन का मतलब क्या था, कार्बन sp3 बॉन्डेड बाय कार्बन sp2 थ्री कार्बन जस्ट विद बॉन्डेड विथ, कार्बन sp2। जस्ट बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन बताए थे आपको। तो एलाइलिक पोजीशन में जब भी होता है, ये कौन है आपका फंक्शनल ग्रुप, कौन है, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को छोड़ के जो उसके बाद जो कार्बन आएगा अल्काइल का, उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन। आई बात समझ में। यस सर। तो आप खुद से सोचो बेटा, अगर मैं यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो अल्फा हाइड्रोजन होता है, अगर मेरे को बोलेगा CH3 CH2 में अल्फा हाइड्रोजन बताओ तो 3 बोलूंगा कि नहीं, ये। अगर मेरे को बोलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH में अगर अल्फा हाइड्रोजन बोलेगा तो कौन लूंगा, ये और ये लेंगे, कितना होगा बताओ, 6 होगा। 6।
अगर मैंने CH3 दे दिया, यहाँ पे देखो ये CH3 दे दिए, और ये क्या होगा CH3, और ये CH और ये CH2। बेटा बताओ एलिलिक पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन है कि नहीं एलिलिक, खुद से बताओ। तो फिर 0 हाइड्रोजन होंगे। तो फिर अब क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए CH3 CH ले लिए और ये CH3 है, और आपका अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दे दिया, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो बताइए कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन। निशानी बताओ कितना होगा बेटा, 1। जी सर। 1 होगा। अब खुद से देखिएगा यहाँ पे CH3, अगर मैंने यहाँ पे CH3 रखा, CH रखा, CH3 रखेंगे, कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा। 9। 9। 9। अगर मान लो कि मैंने ऐसे कंपेयर करके बोल दिया कि अब बताओ कितना होगा। देखो ये सर हाइड्रोजन 8 होगा, होगा। ये हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लेंगे बस। 5। हाँ, अच्छा 5। 5। 5। ओके हाँ। सर। 5। आई बात समझ में। अब सुनो एक चीज और बताता हूँ आपको, इसमें कितना होगा बताइए तो। अच्छा, थोड़ा ऊपर जाइए ना। ये जो बताइए इसमें कितना होगा बता दो। 4। देखो अच्छा, नीचे आ सकते हैं। इसमें जब जाएंगे तो एलिलिक पोजीशन कौन सा होगा, ये सब एलिलिक पोजीशन है कि नहीं बताइए खुद से। तो टोटल 10 होगा। कितना हो जाएगा ये, 10। यस सर। क्योंकि देखो खुद से कि अगर आपने, ये एलिलिक पोजीशन है, और एलिलिक पोजीशन में ये, अब हाइड्रोजन में एक्सपेंड करके बताता हूँ, यहाँ पे CH3 हाइड्रोजन तो है ही है आपका 3, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 है आपका, यहाँ भी हाइड्रोजन 3 होगा आपका, ये भी हाइड्रोजन 3 होगा आपका। टोटल कितना हो गया चेक कर लो। 10। मैंने क्या बोला कि sp2 कार्बन जस्ट बॉन्डेड टू sp3, sp3 जस्ट बॉन्डेड टू sp2, उसी को क्या बोलते थे एलिलिक। बस उसी को पकड़ो, वहां से आप फॉर्म, ये फॉर्म कर लो, तो ये होगा। आप खुद से देखो कि इसमें कितना हो जाएगा, इसमें अगर जाएंगे तो इसमें एलिलिक पोजीशन कौन सा होगा, ये एलिलिक पोजीशन होगा कि नहीं। सो टोटल 6। 6। 6 हो जाएगा, 6। चलिए इसमें बताइए तो कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा। कितना हो जाएगा इस पे। 4। सर 2। 4। 4 होगा इस पे, कितना 4 होगा कि नहीं, कौन कौन सा होगा ये पोजीशन और ये पोजीशन से। हाँ 2 2 4। चलिए तब अब आई बात समझ में। अब क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन तो पकड़ लोगे ना आप, कहीं पे रहेगा तो। सर अब आइए, अब हम लोग बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन का। अब जो हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ पे H, देखो ये H लिए, मैंने H लिया, यहाँ पे ये CH लिए, ये CH2 लिए। अब बताओ ये sp, ये कार्बन क्या है अभी, sp3 sp2, sp3। sp3 और ये क्या है बेटा, sp2। sp2। sp। अब देखो क्या होगा, अब आएगा हाइपर कंजुगेशन, थोड़ा अलर्ट हो जाना। देखो क्या होता है, पूरा साइलेंट होकर देखो। ये कौन सा बॉन्ड मैंने तोड़ा, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा। अब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कि वीक होता है। हाँ। स्ट्रॉन्गर होता है। Stronger। Strong। आप किसको तोड़ने जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग को। चलो सिग्मा बॉन्ड में जो भी 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने किस पे दे दिया, कार्बन पे। यस सर। और ये बॉन्ड को मैंने इस कार्बन पे दे दिया। तो बताओ तो जो सबसे राइट में कार्बन है उस पे निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव। निगेटिव। मतलब कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है इस पे क्या हो जाएगा, एक प्लस आएगा, और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये CH2 माइनस होगा, हो गई है। हाँ सर। ये कौन सा ये कंजुगेशन दिखा हाइड्रोजन रहा है। क्या फिर स्पेस में रहेगा? नहीं नहीं, वो क्या रहेगा, रियल स्ट्रक्चर होगा कभी, ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, रुकिए अभी। अभी बताइए ये समझ में आया आपका CS सिग्मा का।
हाँ आई बात समझ में? अब क्या होगा उसमें कि अब देखना क्या होगा ये, कि इसमें सबसे पहले एक चीज मैं बता रहा हूँ उसको देखिएगा। ये कार्बन जब हाइड्रोजन होता है, ये कार्बन जब हाइड्रोजन होता है, तो इसमें कुछ ऐसा बॉन्डिंग करके हाइड्रोजन रहता है कि नहीं? आपने देखा होगा एक मेजर लोब होता है, एक माइनर लोब होता है, तो माइनर लोब मेजर लोब में आपने देखा था sp3 है, और ये 1s किसका होगा? हाइड्रोजन का। अरे बेटा आप खुद से देखो, यहाँ पे कौन सा रिलेशन दिखा आपने? sp3। हम्म sp3 कार्बन जब होगा तो जो भी हाइड्रोजन से बॉन्डेड है वो sp3 अपना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल लेके बॉन्डिंग किया। हाँ और हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 जब बोले थे उसमें एक मेजर लोब एक माइनर लोब से होता था। हाँ अब बॉन्डिंग तो मेजर लोब से होता है, यस सर। हाँ माइनर लोब से तो कोई बॉन्डिंग नहीं था आपका, नहीं। इसीलिए पाई बॉन्ड तो कभी बनाता ही नहीं था हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम्म अगर बनाएगा भी तो नॉर्मल ही एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल। एब्नॉर्मल। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा एबनॉर्मल वो। आप खुद से देखो कि जब ये मैंने बोला कि आपका sp3 है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बना के रख रहे हो? सिग्मा। हम्म हाँ और यहाँ जो आप पाई बॉन्ड बना के रखो उसी का इक्विवेलेंट मैं बता रहा हूँ। पाई बॉन्ड बना के रखो तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? प्योर पी। अब प्योर पी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे प्योर पी बॉन्ड बना के पाई बॉन्ड बना के रह रहा है कि नहीं? यस सर। मतलब ये जो मैंने बोला उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं है? कौन सा पार्ट? ये जो स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट का साइन दिए तो उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं? बताइए आप खुद से। हाँ हाँ। मॉलिक्यूलर कर हाँ रहा है कि नहीं? बताइए। हम्म ओके, अब खुद से देखो। अब इसी में मैं इसका इक्विवेलेंट ले रहा हूँ तो अब इसके बीच में क्या बना? पाई बॉन्ड। हम्म अब पाई बॉन्ड जब बनाओगे तो इस कार्बन को भी तो प्योर पी देना पड़ेगा पाई बॉन्डिंग के लिए। हम्म इसके पास तो प्योर पी है नहीं, नहीं। तो प्योर पी कहाँ से लाओगे? तो कि किसी न किसी sp3 को तो 2p में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। हम्म तो उसी को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया? जो पी था आपका, वो वाले sp3 था, वो इक्वल लोब्स में कन्वर्ट हो जाएगा प्योर पी। अब ये जो इधर था प्योर पी सब जो था उसके साथ वो बॉन्डिंग कर लिया, और ये जो प्योर पी होगा वो अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा। मतलब ये क्या दिखा रहा है आपका? सर एक बार फिर से समझाएंगे यहाँ पे प्योर पी ऑर्बिटल कैसे ला रहे हैं हम? बता रहा हूँ यहाँ पे दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। देखो फिर से बता रहा हूँ, सुनिएगा। ये बॉन्ड को आप देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ के लेके जा रहे हो कि नहीं आप? इधर बताओ। जी सर। आप इस एरो को देखो, ऐसे मैंने बॉन्ड को तोड़ा, ऐसे तोड़ा, तो यहाँ तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के पहले जो हाइड्रोजन था उसको मैंने बोला कि हटो आप यहाँ से, तो जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन को फ्री कर दूंगा तो दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल कन्वर्टिंग इनटू द प्योर पी, मतलब ये लोब्स बड़ा होते जाएगा, वो प्योर पी में कन्वर्ट हो गया। ओके सर। अब वो प्योर पी इसके साथ ओवरलैप करके क्या बना दिया? पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड। हाँ। तभी तो एक्सप्लेन कर पाएंगे इस स्ट्रक्चर को ना। बताइए आप। यस सर। आप बता दो ये तो यहाँ पे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा? नहीं नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये बता रहा हूँ आपको कि किसके थ्रू आता है, वो बता रहा हूँ, रुकिए अभी। अभी अब देखो कि यहाँ पे जितना भी स्ट्रक्चर बताए उसमें देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? सिग्मा पाई या सिग्मा पी? पी। सिग्मा पाई, ओ पाई। सॉरी सॉरी। क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, ये सिग्मा है, ये तो पाई के साथ जा रहा है, तो सिग्मा पाई कंजुगेशन हाँ दिखा रहे हैं हम लोग। कंजुगेशन, सिग्मा पाई कंजुगेशन दिखा रहे हैं। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांसफर होता है पता है आपको? सिग्मा से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। कहाँ पे जाता है ये पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में? पाई पाई में। पाई फील्ड होता है इसीलिए पाई स्टार में जाया जाता है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रखे हो ना, तो पाई में फील्ड रहता है वो, तो पाई स्टार में लेके जाना पड़ता है आपको। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू ये डायग्राम करके बताए। अब ये बताइए समझ में आए? सिग्मा पी सिग्मा पाई या सिग्मा पी कंजुगेशन? पाई। सिक्स फाइव। पाई।
अब क्या होता है, अब आइए आप जो स्ट्रक्चर बताने जो सुनो आपके पास। सर यहाँ आगे पे अल्फा, करेंगे। रुकिए, 1 मिनट रुकिए, इसको लिखने दीजिए, उसके बाद मैं सारा इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली बता दूंगा। यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन बताओ खुद से। कहाँ? हाँ सर हो गया। तीन। इसमें बताइए कितना, कितना तीन। 3। तो देखो, तीन तीन को मैं डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, पहले करने दो, लिखने दो उसको बाद। अल्फा हाइड्रोजन 3 है। देखो हम्म। मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, एक बार मैंने इसको कट कर दिया, ये हाइड्रोजन की ये क्या होगा CH, और ये क्या होगा CH2 माइनस। फिर एक बार मैंने इसको कट कर दिया, ये हाइड्रोजन होगा, ये H+ होगा, ये H होगा, ये CH होगा, और ये CH2 माइनस। फिर एक बार मैंने इसको कट कर दिया, देखो तो कितना मैंने कट कर दिया, देखो एक बार इसको भी कट कर दिया, ये CH हो जाएगा, ये CH2 माइनस। अब देखना यहाँ पे जो बता रहा हूँ, अब देखना यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया। बताओ तो मैंने एक बॉन्ड क्लीव करके कितना स्ट्रक्चर बन रहा है, 3। जी। तीनों का इक्वल पॉसिबिलिटी था कि नहीं, क्योंकि तीनों तो अल्फा ही हाइड्रोजन है। जी सर। तो आप किसी को तो इग्नोर नहीं करते हो, बोला कि मैं भी टूटूंगा, मैं भी टूटूंगा, तो बोलोगे तीनों को लेके जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप चले गए। तो 3 आपको कैनोनिकल क्या लगा, स्ट्रक्चर। नहीं नहीं, आपको क्या आप देखिए यहाँ पर कंजुगेशन दिखा रहे हैं, तो आप खुद से बताइए, यहाँ पे जितना भी आप ग्रुप देख रहे हैं यहाँ पे एल्कीन का, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन था, तो कितना कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना है पर कंजुगेशन के चलते, 3। यस सर, मतलब आपको जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। आपको क्या लगता है, एक भी रियल स्ट्रक्चर होगा इसमें? नो। नहीं। रियल स्ट्रक्चर जाइए, देखिए रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो अब अनामित्रा सुनना, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा गौर से सुनना, पहले मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या, ये हाइड्रोजन डिटैच नहीं होता, ये हाइड्रोजन पार्सली बॉन्डेड ही रहता है। ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस, ये डेल प्लस। स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया यहाँ पे कि प्रोपीन में एक NMR, देखो थ्योरेटिकली बोलोगे कि प्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड है, बोलोगे कि नहीं आप? हाँ थ्योरेटिकली अगर मैं प्रोपीन दे दूंगा तो आप बोलोगे सर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, आग बंद करके बोल दोगे। लेकिन जब इसका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑब्जर्व किया गया तो वहां पे देखा कि नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। मतलब बॉन्ड लेंथ जो आया था वो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बीच में आया बॉन्ड लेंथ, जो भी कार्बन का देखा गया। मतलब ये कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखा गया तो वो डबल सिंगल के बीच में था, ये कार्बन का बॉन्ड लेंथ देखा गया तो वो भी डबल सिंगल के बीच में था। तो बेटा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उससे एविडेंस आ रहा है कि इसमें एक ही, जब ये मतलब सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, है डबल बॉन्ड है। तो आप खुद से सोचो कि उस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए किसका हेल्प लोगे यहाँ पे, हाइपर रेजोनेंस। कंजुगेशन का, हाइपर कंजुगेशन का। तो फिर साइंटिस्ट ने देखा वहां पे कि इस पार्ट में देखा कि इस पार्ट में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, तो देखा यहाँ पे कि ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्सली डोनेट कर रहा है। कैसे डोनेट करेगा वो, तो बोला वो एक कंजुगेशन के थ्रू। कौन सा कंजुगेशन, रेजोनेंस तो होगा नहीं यहाँ पे, हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन के थ्रू CH3 ग्रुप अपना 3CH का पार सिग्मा बॉन्ड को पार्सली वो पुश कर दिया। तो बताओ बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया कि विड्रॉइंग ग्रुप हो गया CH3? डोनेटिंग। यूनाइटिंग ग्रुप। डोनेटिंग। अब बताइए रियल स्ट्रक्चर कौन होगा उसमें, क्या बोल रहे हैं, H+ कंप्लीटली फ्री है कि पार्सली बॉन्डेड है? पार्शियली बॉन्डेड। हम्म। तो ये भी क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड ही टाइप का होगा ये। मतलब कि इसको भी बोलेंगे आपका क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर या नॉट रियल स्ट्रक्चर? ये वाला रियल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होगा। रियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपीन। आप खुद से सोचो, इससे पता चला, रियल स्ट्रक्चर प्रोपीन से पता चला आपका कि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ना सिंगल है ना डबल है। आई बात समझ में? सर बताइए। सर CH पे भी डेल माइनस नहीं आएगा? किस पे, इस पे, ये डेल माइनस था इस पे, नहीं सर CH पे। CH पे, CH पे कौन सा है? इस पे नहीं नहीं, उस पे कैसे देंगे आप, देखो रेजोनेंस कैसे दिखाए तो वहां पे देख पा रहे हो आप जो एरो दिखा रहे हो उसके थ्रू देखो आप क्या कर रहे हो।
यहाँ पे निगेटिव ला रहे हैं तो निगेटिव पॉजिटिव तो बॉन्ड बना दिए, तो यहाँ से पॉजिटिव करो डेल प्लस, यहाँ पे निगेटिव। और कहाँ दिखा ठीक है पाएंगे, सर। और दिखेंगे। तो बताइए ये समझ में आया आपको कैसे कैसे होगा रियल स्ट्रक्चर प्रोपीन का। अब सुनो, अब क्या बता रहा हूँ आपको। हाइपर कंजुगेशन में कौन इन्वॉल्व हुआ? सी एच ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू नंबर ऑफ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम। तो ये हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम कौन सा होगा बताइए? दैट इज अल्फा। अल्फा हाइड्रोजन। अब पकड़ लेंगे आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके पास सी एच थ्री है, अगर आपके पास CH2CH3 है, अगर आपके पास CH3CH3 है, अगर आपके पास ये CH3CH3CH3 है। अब ये बताओ तीनों ग्रुप, चारों ग्रुप में सबसे ज्यादा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? सर नंबर 4। देखिए सिग्मा इलेक्ट देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन सबसे ज्यादा किस में होगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सबसे ज्यादा किस में होगा? ऑप्शन 4। 4 में होगा? नो, 4 में नहीं होगा। सिर्फ 1 2 3 में देखेंगे आप, 4 में नहीं देखेंगे। सर आप एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्यों? एक्सप्लेन कर देते हैं, सर देखिएगा। 4 में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, एक दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा देखिएगा। CH3 CH और ये CH2, रुकिए अभी लिखने दीजिए। अब CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। आप जाइए CH3 CH CH3। अब मेरे को बता दो, यही सब ग्रुप मैंने लिया था, इसमें जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसी ग्रुप को देखिएगा। यही सब ग्रुप है कि नहीं आपका? देखो अब हाँ बताओ मेरे को, अल्फा पोजीशन देखो, कितना अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे? 3। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बेटा कितना है? 2। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1। अब बताओ तो किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, आइसोप्रोपाइल या मेथाइल का? मिथाइल का। अब आई बात समझ में? सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पे होता है स्टूडेंट का। बेंजीन रिंग में जैसे दे देता है ना, बोलता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज्यादा होता है, तो सब टर्सरी ब्यूटाइल को लेके आंख बंद करके मार देता है। अरे बेटा नहीं, हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम देखो, कितना CH का सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप पुश करो रिंग पे, वो देखो। सर वो ये बस कौन सा ग्रुप? ज्यादा हाइड्रोजन रुकिए होगी। रुकिए, खुद से बताइए कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? मेथाइल। हाँ। ये कौन है आपका? इथाइल। और ये कौन है आपका? आइसोप्रोपाइल। ऐसा। यस सर। आप बॉन्डेड तो डबल बॉन्ड से ये कार्बन है आपका। हाँ। जी सर। अब बताइए उस पे अल्फा पोजीशन पे कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3। सबसे ज्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसका होगा? CH3 का। इसका अल्फा पोजीशन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अगर मान लो कि आप लेंगे प्लस हाइपर कंजुगेशन मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यस सर। प्लस आई इफेक्ट लेंगे, प्लस आई इफेक्ट लेंगे तो देखो ये क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में लेंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? टर्सरी ब्यूटाइल का। लेकिन हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट में लेंगे प्लस SC मतलब कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? मेथाइल का। मतलब इंडक्टिव में मेथाइल लेस था, लेकिन हाइपर कंजुगेशन मेथाइल सुपीरियर हो जाता है, याद रखोगे। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे कर लिए कॉपी, समझ में आया कौन होगा हाइपर जी कंजुगेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। अब देखो यहाँ पे ये होता है बेंजीन रिंग,
बेंजीन रिंग में देखो यहाँ पे कि सी एच लिए, ये सी एच लिए। अब बेटा बता, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो सकता है कि नहीं? तो यस, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन होगा। देखो, यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन दिखा रहे हो कि नहीं आप? ये एच होगा, ये एच प्लस होगा, ये एच होगा, यहाँ पे क्या होगा? बाउंड, यहाँ पे निगेटिव, इस तरह से। कितना सी एस आएगा इसका? देखो, ये एच प्लस होगा आपका, ये एच सिर्फ होगा। 5 आएगा। अच्छा, नहीं नहीं, इसका 5 नहीं आएगा, ये वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये आएगा, फिर इसको ले जाएंगे इधर, फिर आप रेजोनेंस नहीं लीजिए, हाइपर कंजुगेशन सिर्फ लीजिए, जहाँ पे क्लिप्ट करे उसी को लीजिए सिर्फ आप। ये एच प्लस, ये हाइड्रोजन, ये एच। देखो यहाँ पे, you have to write here hydrogen, and this one the right, here the pi bond, here the negative. Not you have to write the further structure. अब बता दो कितना सी एस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक? 3 आ रहा है कि नहीं? यस सर। और टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3। 3 × 3 कितना हो जाएगा टोटल? 9। 9। तो यहाँ पे सी एस कितना हो जाएगा? 9। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का नहीं चलेगा, वो एल्कीन में चलता है सिर्फ। सर आप ये और एक बार समझाएंगे? अरे बेटा, जहाँ पे का एक मैंने सिर्फ तोड़ के यहाँ पे कितना सी एस बनाए? 3 बनाए कि नहीं? देखो आप चेक करो। यस सर। फोर्थ स्ट्रक्चर आप नहीं लेंगे क्योंकि रेजोनेंस का स्ट्रक्चर है वो। रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं, वो आपका हाइपर कंजुगेशन नहीं है। आप बोलोगे सर इसको ऐसे तोड़ के ऐसे करके लाइएगा, वो नहीं ला सकते आप, वो रॉन्ग है। यहीं तक रुक जाएंगे। कितना स्ट्रक्चर हो गया? 3। हाँ। और आपने कितना हाइड्रोजन को तोड़ा? एक को। इसको तोड़ेंगे तो सेम 3 आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो सेम 3 आ जाएगा। हाँ। द नंबर ऑफ सी एस ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन अगर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9। हाँ सर, टोटल 9। आई बात समझ में? तो टॉलविन पे बोलेंगे तो कितना बोलेंगे आप? 9। किसके लिए लिए बताओ? टॉलविन के लिए। आप ये बता दो कि आपके पास यहाँ पे टॉलविन है, और आपके पास ये है आपका इथाइल बेंजीन, और आपके पास ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये आपने लिया यहाँ पे CH3, CH3, CH3। इसको बोलते हैं टर्सी ब्यूटाइल बेंजीन। चारों में बता दोगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होगा रिंग में? हम 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 और 4 शो नहीं लास्ट में करना। 4 में तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फेनल रिंग अगर जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसमें होगा बताइए? 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 एंड 4 में एब्सेंट। इसमें भी होगा लेकिन लेस होगा उसमें, क्योंकि ये जो ग्रुप देख रहे हो, ये जो ग्रुप देख रहे हो, ये क्या दिखाएगा? ओनली इंडक्टिव, जी सर। ओनली प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा वो। इसमें जाएंगे तो ये क्या दिखाएगा? प्लस आई तो दिखाएगा ही, प्लस हाइपर कंजुगेशन भी तो दिखाएगा ही है। यस सर। तो प्लस आई भी दिखाएगा, प्लस हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें कितना हाइपर कंजुगेशन सी एच पहुंच जाएगा? 3। यहाँ पे 2 सी एच दिखाएगा हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे एक ही सी एच दिखाएगा। आप बताओ सबसे ज्यादा किस में जाएगा? CH3 में जाएगा कि नहीं? टर्सरी ब्यूटाइल अगर कहीं भी रहेगा तो कौन सा लेंगे आप? प्लस आई लेंगे या हाइपर कंजुगेशन का इम्पैक्ट लेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल अगर कहीं भी रहेगा तो प्लस आई लेंगे या हाइपर कंजुगेशन के इम्पैक्ट लेंगे? सिर्फ प्लस हाइपर। आई। हाइपर हाइपर कंजुगेशन। कंजुगेशन। अरे टर्सरी ब्यूटाइल में हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं, वहां पे बेंजाइल इक्वेशन पे कहाँ पे आप चेक हाँ करो। सर। ओ अच्छा। ओ। आई बात समझ में? तो हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ लेंगे आप बताइए? नॉट फॉर द टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन के रूल? बीच में से एक से। अच्छा, अब ये बताइए, तो बेंजीन रिंग पे समझ गए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेनल रिंग पे किस पे ज्यादा होगा? अब वही है। अब एक चीज जो लिखो आप लोग वहां पे नोट करके लिख लो।
हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन, देखो आपको लिख रहा हूं यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन वर्सेस heat of hydrogenation। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये होता है आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में से क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। देखो ये होता है एल्कीन। एल्कीन पे जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो निकल के प्लेन्स में करते हैं हम लोग, ये हाइड्रोजन ऐड करोगे, बेटा एक सिग्मा एक पाई को तोड़ के कितना सिग्मा बना रहे हो आप? देखो आप यहाँ पे एक पाई को तोड़ के कितना सिग्मा बना रहे हो आप? 4। दो। अरे दो सिग्मा नहीं, बना सॉरी रहे हैं सॉरी। कहाँ से? दो। दो सिग्मा बना रहे हैं आप। हाँ हाँ। आप खुद से सोचो कि सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रॉन्गर क्या होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किससे, पाई से? जी हम्म। सर। तो खुद से बताइए, अगर कहीं भी एक पाई बॉन्ड तोड़ के अगर दो सिग्मा बनाएंगे तो प्रोसेस समस्या क्या होगा, एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक अगर होगा आपका तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जब पढ़ाने जाएंगे क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब जाएंगे इंथैल्पी, तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। आप पहले बोलिएगा डेल एच जो होगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर कहीं भी बोलेगा आपसे तब बोलिएगा निगेटिव ऑलवेज। मतलब कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोलते हैं इसको। किसी भी एल्कीन पे, किसी भी अनसैचुरेटेड कार्बन पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एनर्जी हमेशा क्या होगा वहां पे, रिलीज होगा। अब होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हाइपर कंजुगेशन का क्या रोल होता है, देखो क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो ये मॉड लिया, मॉड क्यों लिए? कि वो नेगेटिव आएगा, घट जा रहा है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव। दिखाने के द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स, इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज अल्फा हाइड्रोजन। बेटा जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बढ़ते चला जाएगा, याद रखोगे। मतलब कि आप में अगर लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, इट मींस यू definitely after the hydrogenation you will liberate the huge amount of energy. If you have the more number of hyperconjugate hydrogen atom after the hydrogenation, definitely you will give the less amount of energy. बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, याद रखोगे। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड के साथ कंपेयर करते हैं, निगेटिव साइन से मत करना, निगेटिव तो एक्सोथर्मिक के चलते हैं, जिसमें जितना ज्यादा रिलीज होता है उसको उतना ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है। जैसे जैसे हाइपर कंजुगेट हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करते जाओगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिक्रीज होते जाएगा, याद रखोगे। जी सर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज जो बता रहा हूँ सुनिएगा, जैसे होता है आईआईटी जेई का क्वेश्चन दिखाऊंगा ना आपको, नीट का भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, रुकिए ना सब दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। देखो एक चीज क्या देखना है यहाँ पे, देखना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जैसे इंक्रीज करेगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएगा। सर पर जितना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज आउट करेगा उतना स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए ना। हम्म, याद रहेगा ये, बताइए आप पर लोग। इधर तो सर कम रिलीज हो रहा है, तो वो हम्म, अनस्टेबल ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखिए, नहीं नहीं, जितना ज्यादा एनर्जी, सुनो, आप एल्कीन है, हाँ। हाइड्रोजनेशन के बाद आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो, तो मान लो कि आप हायर लेवल पे है, इसका मतलब आपके पास ऑलरेडी एनर्जी ज्यादा है, तो हाइड्रोजनेशन जैसे करेंगे आपका एनर्जी ज्यादा फॉल करेगा, ज्यादा रिलीज करेंगे। ऑलरेडी आप अगर आप स्टेबल होंगे तो लेस लेवल रहेगा, तो और नीचे लाएंगे तो ज्यादा एनर्जी नहीं आप रिलीज करोगे। अब बताइए CH3 CH CH2, CH3 CH CH CH3,
रुकिए अभी 1 मिनट, ये पढ़ाने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा। CH3 बताओ तो अल्फा हाइड्रोजन कितना होगा बेटा? इसमें 0, इसमें कितना होगा 3, इसमें कितना होगा 6, इसमें कितना होगा 12। अब बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? नंबर 4। नंबर 4। और सबसे लो इन हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका होगा? 4 का। और सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन किसका होगा? इथीन 1 का। का। 1 का। इथीन का। तो आप जब जाएंगे तो जितना भी एल्कीन होता है उसमें सबसे लेस स्टेबल एल्कीन होता है इथीन। अब आई बात समझ में क्यों होता है? जी सर। अब बताइएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे करने, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ मैग्नीट्यूड कंपेयर करो, साइन नहीं। साइन तो दिखा रहा है एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक, मैग्नीट्यूड कंपेयर करो। देखिए इसका ज्यादा होगा, 1 greater than 2, 2 greater than 3, 3 greater than 4। स्टेबिलिटी जाएंगे, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? 4 greater than 3, 3 greater than 2, 2 greater than 1। तो ये समझ में आपका स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करोगे? हाँ सर। और सुनो एक और बताता हूँ। ये 1 लिए, ये 2 लेंगे, ये 3 लेंगे। बेटा बताओ among 3 which one is the more stable, which one has the lowest heat of hydrogenation? आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, कितना बोले थे इसमें? 10। स्मॉल हाइड्रोजन कितना होगा? 6। स्मॉल हाइड्रोजन कितना होगा? 4। मैंने पहले ही बोल दिया लैलिक पोजीशन कौन कौन सा होगा, चेक करो। बताइए, जो भी लिखा वो सही है, चेक करो आप। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताइए। हाँ सर, सही है। तो अल्फा हाइड्रोजन सही लिखे, तो अब बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजन से किसका ज्यादा होगा, आप खुद से बताइए। नेगेटिव साइन होता है, मैग्नीट्यूड हाँ, सीधा कंपेयर कीजिए। 3 greater than 2 greater than 1, 3 greater than 2 greater than 1, अब स्टेबिलिटी बताइए। 1 1 to greater 3। than 2 greater than 3। वही बात समझ में? तो कुछ आइडिया लगा यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का? अब देखो, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी इंक्रीज होगा, हाँ सर। क्योंकि ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा ना वहां पे। तो अगर आपसे पूछेगा, देखो यहाँ पे सो आपने क्या लिखा है? बोले कि नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर इंक्रीज हो जाएगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स टूट रहे हैं, टूट रहे ज्यादा हैं। बॉन्ड है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चेक कीजिए कितना पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे। 2। अब एक काम करो, मैं कब कर रहा हूँ आपको, एक मान लो साइक्लोहेक्सीन मैंने दिखा दी, एक मैंने दिखा दिया यहाँ पे साइक्लोहेक्साडाइन दिखा दिया, और एक मैंने दिखा दिया यहाँ पे ये 1 2 3। ये तो पता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर मैं जाऊंगा यहाँ पे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निगेटिव वैल्यू होता है, मैग्नीट्यूड कंपेयर किया जाता है हमेशा, मैग्नीट्यूड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा देखो, 1 का सबसे कम होगा, ये तो पता है आपको। सर 2 का सबसे ज़्यादा होगा। आप 2 और 3 में जाएंगे तो देखो रेजोनेंस किस में आएगा, बताइए आप खुद से। रेजोनेंस 2। 2 में। दोनों रेजोनेंस किस में होगा आपको बताइए, 2 में। यस सर। आप हमेशा याद रखिएगा कि रेजोनेंस, रेजोनेंस हमेशा क्या करता है? रेजोनेंस डिक्रीजेस द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। मतलब कि अगर कहीं पे 2 पाई बॉन्ड्स है और दोनों पाई सर बॉन्ड्स तो में आप ये 1 <2 क्यों होगा सर? अरे 1 में बेटा एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है। सर तो डेल्टा एच हाइड्रोजनेशन तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि रेजोनेंस उसमें कम है। अरे रेजोनेंस कहाँ है 1 में? वहां पे रेजोनेंस नहीं है, वहां पे हाइपर कंजुगेशन होगा, रेजोनेंस नहीं होगा वहां पे, 2 पाई बॉन्ड ओके सर। एटलीस्ट चाहिए आपको। ओके सर।
तो वन में रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस का इम्पैक्ट सिर्फ टू में आएगा, थ्री में भी रेजोनेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि आइसोलेटेड हो गया। थ्री में देखो कंजुगेशन आई नहीं बेटा, अल्टरनेट डबल सिंगल देख ही नहीं रहे हो आप। जी देखो सर। ये सिंगल सिंगल उसके बाद डबल आ गया, तो फिर कहाँ से कंजुगेशन बोलेंगे? तो रेजोनेंस का इम्पैक्ट किस में लाएंगे आप? सिर्फ शिफ्ट टू टू। पर। अगर मान लीजिए कि एक कंपाउंड से दो कंपाउंड से दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन से कैसे कंपेयर करेंगे? रेजोनेंस के थ्रू। देखो जैसे एक मैं बता रहा हूँ और एक देखना। तो वहां तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी सेम था। तो उससे कोई मतलब नहीं है, रेजोनेंस पे आ जाएगी सीधा। देखो जैसे एक काम कीजिएंगे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कंजुगेशन है कि नहीं, चेक कीजिए आप लोग। दोनों में कंजुगेशन होगा कि नहीं है बताइए, दोनों में रेजोनेंस होगा। हाँ। और हाँ मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया, अब बताइए वन एंड टू दे दी, अब बताओ किसमें ज्यादा होगा? यहाँ रेजोनेंस नहीं जाएंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन से चले जाएंगे क्योंकि रेजोनेंस तो टू दोनों ग्रेटर में देन होगा। वन। 2 greater than 1। यहाँ पे रेजोनेंस तो दोनों में होगा, दोनों में होगा। जी सर। यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन, मतलब पहले कंपेयर रेजोनेंस चेक करना है। टू कंपेयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहले देखना आपको दो पाई बॉन्ड्स होगा तो पहले कंजुगेट पे है कि नहीं ये पहले सीख कीजिए। अगर कंजुगेट पे आ गया दोनों तो फिर हाइपर कंजुगेशन, अगर नहीं है तो फिर रेजोनेंस। आई बात समझ में? मैंने क्या बताया, पहले जी देखो कि सर, तो रेजोनेंस सर है कि यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 1 greater than 2 हो जाएगा ना सर? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जब जाएंगे तो सबसे ज्यादा होगा वन ग्रेटर देन टू। जी सर। स्टेबिलिटी जाएंगे तो किसका ज्यादा होगा? टू टू ग्रेटर ग्रेटर देन देन वन। 1 है। अब बताइए अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें बेटा, बताइए अल्फा हाइड्रोजन। फोर। 4। अल्फा हाइड्रोजन बताइए इसमें, सिक्स। इसमें हो जाएगा टेन। देखो ये भी ये पोजीशन, ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन, इसमें सिर्फ ये दोनों। अच्छा, हाँ हाँ। जैसे मैंने बताया आपको कि ये पोजीशन पे ही देखेंगे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो ये भी आ गए, ये भी, ये भी आ गए। बताइए पहले अगर दो पाई बॉन्ड्स हो गए, दो से ज्यादा हो गए, तो पहले प्रायोरिटी किसको दोगे आप? इसका पाई वन ज्यादा होगा। हम्म। अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें देखिएगा, दो क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, उसमें बता दीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन नीट जेई हर जगह क्वेश्चन पूछता है ये। देखो मैं क्या बना रहा हूँ, तीन कंपाउंड बनाया मैंने, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, कितना पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे? तीन। ये CH3, ये CH3, ये CH2। देखो यहाँ पे CH3, ये CH3, ये CH3। अब देखो वन लेंगे, टू लेंगे, थ्री लेंगे, सबसे पहले देखो किसमें तीनों के तीनों पाई बॉन्ड देखो रेजोनेंस नहीं जाएगा? थ्री। वन में। तो आपको 1 क्या में लगता नहीं है सबसे होगा। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन होगा कि नहीं, उसका बताइए आप खुद से। 500। अच्छा, थ्री में जाएगा ना। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो जाएंगे निगेटिव साइन होता है, तब सिर्फ मैग्नीट्यूड देखिएगा, ओनली कंपेयर कीजिएगा मैग्नीट्यूड को। कंपेयर कंपेयर करने के लिए क्या लेंगे, सिर्फ अब मैग्नीट्यूड। अब ये बता दो कि वन में तीनों के तीनों पाई बॉन्ड्स में से एक भी रेजोनेंस में जाएगा आपका? नहीं। और किस में देख रहे हो कि तीनों का तीनों पाई बॉन्ड साइक्लिक रेजोनेंस में जाएगा, विद इन साइकिल आपको दिख रहा है? 3। थ्री थ्री में। में। थ्री में। अगर मान लो कि टू और थ्री में, अगर मैं बोलूंगा कि थ्री में भी रेजोनेंस होगा, टू में भी रेजोनेंस होगा, तीनों का मैं एक्सेप्ट कर ला, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन डिफर कर जाएगा नहीं टू और थ्री में? 500। थ्री में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है कि नहीं आपको? हाँ। हाँ। थीटा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसका होगा, वन टू थ्री में?
अब बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे अधिक किसका होगा, 1 2 3 में 1 का ज्यादा होगा कि नहीं। हाँ। अब तो स्टेबिलिटी जाएंगे तो 3 का ज्यादा होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा। यस सर, बस रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। 3 ग्रेटर देन ये 2 ग्रेटर देन 1। ये कहाँ क्वेश्चन पूछा होगा आप बता सकते हैं, नीट में पूछा था ये क्वेश्चन, सोच लो। ये नीट का क्वेश्चन था ये। आप जब प्रीवियस ईयर का पीवाईक्यू बनाइएगा तो आपको मिलेगा क्वेश्चन। अब समझ में आ गया हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ। अब बताइए एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे, केस में बताइए आप लोग। देखो ये सब आप जो मित्रा बोलते हो ना, हिमांशु पांडे, ये सब मिलेगा ये सब क्वेश्चन आपका। जैसे आप बोलते हो कि ये देखो ये 1 2 में मतलब दोनों में पाई बॉन्ड कितना है, 3। हाँ सर। और दोनों में रेजोनेंस देखोगे आप। हाँ, लेकिन 2 में लीनियर है बट और पहले वाले में क्रॉस होगा तो इसका कम हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा बताइए आप खुद से। 1 greater than 2। 1 ग्रेटर देन 2। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा। 2 ग्रेटर देन 1। अब आई बात समझ में, रेजोनेंस क्या करता है। तो यहाँ पे क्या आपका लीनियर या क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस कंजुगेशन। लीनियर कंजुगेशन कहाँ पे आपका। क्रॉस कंजुगेशन। अब तो लीनियर अगर देखना सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा, कंजुगेशन को भी फॉलो कर रहा है तो फिर लीनियर क्रॉस पे चले जाना। सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होगा, कंजुगेशन अनकंजुगेशन नॉट कंजुगेशन, तो फिर रेजोनेंस कैल्कुलेट लेना। देखना कि कंजुगेशन पे है, क्रॉस कंजुगेशन भी नहीं है, तो फिर आप चले जाना हाइपर कंजुगेशन पे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजन वर्सेस क्या था आपका, स्टेबिलिटी। मतलब हाइपर कंजुगेशन एकदम लास्ट में। हाँ नहीं नहीं, अगर मान लीजिए एक ही पाई बॉन्ड्स है तो हमेशा हाइपर कंजुगेशन में सोचिएगा। 2 पाई बॉन्ड आ जाएगा तो आप हमेशा जाइएगा पहले रेजोनेंस पे। अगर वहां से नहीं कर पाएंगे तो फिर चला जाएगा हाइपर कंजुगेशन पे। आई बात समझ में। हाँ। चलिए ये था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सर, वर्सेस। आपके इसको एक फ्लो चार्ट की तरह लिख देंगे कि कौन से पॉइंट्स को पहले ध्यान रखना होगा? अरे वो नहीं नहीं, सबसे पहले एक ही पाई बॉन्ड्स होगा। देखिए अगर मान लीजिए एक ही पाई बॉन्ड है, देखो अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि नंबर ऑफ, मान लीजिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दिखा रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स अगर 1 होगा, हमेशा हाइपर कंजुगेशन टू चेक हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आई बात समझ में। अगर 2 होगा, 3 होगा, 4 अगर होगा पाई बॉन्ड सब, तो फिर फर्स्ट देंगे रेजोनेंस, देन चले जाएंगे हाइपर कंजुगेशन, याद रखोगे। फर्स्ट आप देखेंगे रेजोनेंस, उसका चले जाएंगे हाइपर कंजुगेशन। ये सब सेल्फ स्किल होता है, ये सब आपको मैंने बता दिया, ये सब आप खुद से जाके करो। इसका क्या थोड़ी लिखूं, मैंने बता दिया आपको थोड़ा। चलिए हाइपर कंजुगेशन आया समझ में यहाँ पे। हाँ सर। अब मैंने दूसरा क्या लिया था, किसमें दिखाए थे, कार्बोकेटाइन में। कार्बोकेटाइन्स एक रिएक्टेंट इंटरमीडिएट होता है, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन जब भी जाएंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। अब देखेंगे जैसे CH3+ लेंगे तो देखो पॉजिटिव है कि नहीं आपका बताइए। पॉजिटिव। CH3 CH2+ है तो इसमें भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे बेंजाइलिक एलाइलिक लेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ भी पॉजिटिव है। तो बेटा ये सब जितना भी होता है ना, स्ट्रक्चर भी जाते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है sp3 हाइब्रिडाइज, सॉरी sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा कि नहीं। हाँ सर।
तो ट्रायगोनल प्लेनर होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। तो ये याद रखना आपको कि जब भी बोलेगा कार्बोकैटायन तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आप लेंगे? sp2। sp2। sp2 sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप बोलेगा सर हमेशा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा sp2। अब देखिएगा क्या होगा। अगर आपके पास ये CH3+ लिया आपने, कैसे आता है ये सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। CH3+ लिए, अब देखो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। प्लेन के परपेंडिकुलर एक होता है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या होता है, वैकेंट 2p। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। बताओ कैसा ज्योमेट्री है, देख लो तो, देखो तो आप लोग। ट्राइगोनल प्लेनर। दिख रहा है आपको? अब बताइए ये सब इलेक्ट्रॉन कितना है, दो दो इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वहां पे, देखो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना देखा है, 6। तो बताओ इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस रिच है? डेफिशिएंट। डिफिशियंट है। तो बताओ आप इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा ना, ये तो हमेशा जाएगा ना, दो इलेक्ट्रॉन लेना, बताइए। तो खुद से सोचो कि लुईस एसिड होगा कि लुईस बेस होगा ये। एसिड। एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा ये। आई बात समझ में? तो आपको बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कितना बोलेंगे आप, 6। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर होता है, तो डायमैग्नेटिक नेचर होगा कि पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपको बोलेगा कार्बोकैटायन, तो आप हमेशा याद रखना sp2 डायगोनल प्लेनर डायमैग्नेटिक, कितना याद रखोगे? कितने याद रखेंगे आप? तो देखिए, अब देखो इसमें मैं अल्फा हाइड्रोजन का बात करूंगा, CH3 CH2+। तो देखो ये कार्बन होता है sp2, उससे जस्ट बॉन्डेड जो sp3 होगा उसी को अल्फा कार्बन बोलेंगे। बताइए कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 3। अगर CH3 CH2 और CH2+ लेंगे तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन बताओ। अगर CH3 CH+ लेंगे और CH3 लेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन बताइए कितना होगा, इस पर अल्फा हाइड्रोजन बताइए आप। इस पे 2, इस पे कितना होगा, 6। मैंने क्या बोला, sp2 कार्बन से जो भी ग्रुप बॉन्डेड होगा sp3 का, वही होगा उसका अल्फा पोजीशन। बताए थे ना आपको। तो आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट पे काम कर रहे हो, मतलब रिएक्शन के ड्यूरिंग ये बनता है, फिर कंज्यूम हो जाता है, तभी तो प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप सबसे पहले देखो कि योर कार्बोकैटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसके एडजेसेंट कार्बन एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल का जो फर्स्ट कार्बन होगा उसी को बोलते हैं अल्फा कार्बन। मैंने बताया था आपको sp2 से जो बॉन्डेड होता है अल्काइल का कार्बन, वही होता है अल्फा कार्बन। याद रखोगे? ये क्या होगा आपका, अल्फा। ये भी अल्फा, ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा। तो बताओ अल्फा कार्बन कितना होगा आपका, 6। इसमें बताइए तो अल्फा कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन। 4। 4। 4। कहाँ पे आएगा, तो 3 यहाँ पे आएगा आपका, जो हिडन फॉर्म रहा था आपका, एक आएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, 4। अब ये बताओ तो इसमें कितना होगा अल्फा हाइड्रोजन, बताइए। 5। सर 6 देखो यहाँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 2, 6। यहाँ पे 2, यहाँ मार्क्स। पे 3, यहाँ भी तो एक आएगा, 4। बताइए तो कितना हो जाएगा, 6। यस सर। अब देखो यहाँ पे दिखा क्या रहा हूँ, सुनना। यहाँ पे सिग्मा पाई अल्फा हाइड्रोजन समझ में आया आपको? कार्बोकेटाइन पे बेटा अल्फा हाइड्रोजन पकड़ लोगे ना, हाँ सर। कार्बोकेटाइन पे अल्फा हाइड्रोजन पकड़ लोगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अल्फा हाइड्रोजन पकड़ना। अब सुनो, मैंने क्या बोला, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन को ही अल्फा बोलते हैं। अब सुनो, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, और ये CH2+ है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन टूटेगा इससे,
तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये H आ जाएगा, ये H आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा H+, फिर यहाँ पे CH2 बनेगा। बेटा बताओ क्या दिखा रहा है, सिग्मा पाई कंजुगेशन या सिग्मा पी कंजुगेशन? सिग्मा पाई। सिग्मा पाई कहाँ पे दिख रहे हैं? पाई बॉन्ड बना आपका, पहले था वो पाई बॉन्ड बताइए। देखो यहाँ पे एक चीज ना तो बता रहा हूँ, सुनिए। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में था आपका, बताइए तो। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या था आपका? sp3। sp3। अब बताइए, तो sp3 हो गई ये माइनर लोब होगा उसका। आप जो यहाँ पे CH2+ बना के रह रहे हो, उस पे क्या होगा, वैकेंट पी होगा कि नहीं? वैकेंट 2p। अब वो तो वैकेंट 2p को तो लालच है इलेक्ट्रॉन्स का, वो तो है, बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो लाओ कहीं से, क्योंकि मैं वैकेंट हूँ, रो रहा है बेचारा वो। तो कौन देने के लिए आएगा उसको, CH बॉन्ड देने के लिए आएगा कि नहीं? हाँ। अब तो CH बॉन्ड जैसे उसको देने के लिए इलेक्ट्रॉन आएगा, क्या दिखा रहे हो, सिग्मा पी या सिग्मा पाई कंजुगेशन? पाई। सिग्मा पी कंजुगेशन। अरे पाई बॉन्ड है कहाँ पे, पाई बॉन्ड तो बन रहा है आपका, पहले इंट्रैक्शन देखो किसका है, सिग्मा पी का है। अच्छा, हाँ इंटरेक्शन रखो। पहले देखते हैं। हाँ इंट्रैक्शन से पहले देखो आप गए, एक था वैकेंट पी, एक था हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये सिग्मा को अच्छा तोड़ तब के आप समझ पी गया। की तरफ जा रहे हैं, तो सिग्मा पी कंजुगेशन है ना ये। हम्म। मेरे को लगा कि पहले जो बन रहा है वो देखना है। नहीं नहीं, वो नहीं, स्टार्टिंग का इंट्रैक्शन आप देखिए हमेशा। तब बताइए, जैसे ये स्ट्रक्चर आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, प्योर पी में। तभी तो आप पाई बॉन्ड बना पाओगे। हाँ। देखो ये पाई बॉन्ड बना दिया। तब बताओ, तो यहाँ से कंक्लूजन हो गया कि अल्फा हाइड्रोजन क्या कहाँ पे जाएगा कार्बोकेटाइन में, हाइपर कंजुगेशन। कुछ आइडिया लगा हाइपर कंजुगेशन का? हाँ सर। यहाँ पे कौन सा दिखा रहा है, सिग्मा पी या सिग्मा पाई? सिग्मा पी। पी। यहाँ पे लिखिए, याद रखिएगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा हूँ आपको। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ CH ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन भी इंक्रीज हो जाएगा। खुद से बताओ, कार्बोकेटाइन पे, कार्बन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। और उस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा एटम पे अगर डिस्पर्स करोगे बेटा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कि कम होगा? देखो, एक ही जगह कहीं पे, एक ही जगह मान लो कि एक ही कोई वर्क, और एक ही आदमी को सारा वर्क असाइन कर दो, तो बेचारा रोने लगता है कि नहीं मैं क्यों करूंगा। अब उसी वर्क को अगर डिफरेंट डिफरेंट आप स्टूडेंट्स में अगर उसको डिवाइड कर दोगे, तो फिर सब हैप्पी हैप्पी लेने लगता है कि नहीं चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ। तो वैसे ही सोचो, एक ही जगह अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं कंसंट्रेट कर दूंगा, तो बेचारा कार्बन रोते रहेगा कि नहीं मेरे पे क्यों पॉजिटिव दिया, मेरे पे क्यों पॉजिटिव दिया। अब उसी पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं किसी कंजुगेशन के थ्रू डिस्पर्स कर दूंगा, तो फिर स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन कहीं भी। याद रखिएगा, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज डेंसिटी जितना कम कीजिएगा स्टेबिलिटी उतना होगा। मतलब चार्ज डेंसिटी कम कैसे करेंगे, डिस्पर्स करना पड़ेगा, तब डिस्पर्सन के लिए क्या आएगा आपका, रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन। अब सिंपल तो रो देखो, यहाँ पे CH3 में कितना हाइपर कंजुगल हाइड्रोजन एटम्स है, 3। तो 3 है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लेंगे, ये कार्बन लेंगे, ये हाइड्रोजन लेंगे, ये कार्बन लेंगे, सबके साथ आप बॉन्ड बनाओगे, तो देखो पार्सली बॉन्डिंग होगा कि नहीं इस तरह से, रियल स्ट्रक्चर में। अब देखो इस पे क्या था, डेल प्लस था, इस पे भी डेल प्लस होगा, इस पे भी डेल प्लस होगा, इस पे भी डेल प्लस होगा, इस पे भी डेल प्लस था। देखो क्या था, पहले एक जगह कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, उस पॉजिटिव चार्ज को तीनों हाइड्रोजन बोला कि मेरे पास भी कुछ कुछ दे दो, क्योंकि मैं आपको CH बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा बेटा बताओ, यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा या कम? स्टेबिलिटी ज्यादा। ज्यादा। आई बात समझ में? आप खुद से सोचो कि आपके पास अगर मान लीजिए CH3 CH2+ है,
और अगर आपके पास कहीं पे CH3 CH+ और ये CH3 है, और अगर आपके पास CH3 C+ CH3 CH3 है, आप बताइए अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है आपका? 3, इसमें कितना है? 6, 6, इसमें कितना है? 9, 9। नहीं, आप बताइए स्टेबिलिटी अगर जाएंगे तो किसका ज्यादा होगा? 3 2, 1। to 1। आई बात समझ? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। हाँ तो ये तो आपको सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के थ्रू बताएंगे, रेजोनेंस का भी इम्पैक्ट लाऊंगा मैं। तो ये समझ में आया आपका हाइपर कंजुगेशन का? जी सर। अगर मेरे को बोलेगा कि 1 ले रहा हूँ, देखो एक ही एक कार्बोकेटाइन है और एक ही एक कार्बोकेटाइन है, दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बताइए? 2 ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा 2 1। ज्यादा नहीं नहीं, 1 में देखो अल्फा हाइड्रोजन देखिए कितना मिलेगा आपको? अल्फा 4। हाइड्रोजन का नंबर इसमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा आपको 5। 5। नहीं, अब आई बात समझ में? चलिए अब खुद से देखो कि ये समझ में आया कि हाइपर कंजुगेशन कैसे होता है कार्बोकेटाइन में। कुछ समझ में आया कार्बोकेटाइन में कैसे होता है हाइपर कंजुगेशन? अब क्या होता है कि अब सुनना, अब जो बता रहा हूँ सुनना। और किस में बताया था मैंने हाइपर कंजुगेशन? फ्री रेडिकल्स में। चलो कार्बोकेटाइन जब पढ़ो ना तो कार्बोकेटाइन पूरा खत्म कर दो, उसका फ्री रेडिकल्स बता देता हूँ। सुनो, समझ में आया ये सब कार्बोकेटाइन का? हाँ। अब बताइए, एक काम करो, फ्री रेडिकल पढ़ना है तो कार्बोकेटाइन नेक्स्ट डे पढ़ा दूंगा आपको। फ्री रेडिकल्स में ये बताइए, फ्री रेडिकल में मैंने हाइपर कंजुगेशन में क्या बताया था? सिग्मा पी या सिग्मा पाई कंजुगेशन? सिग्मा पी। मापी। आप समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये जहाँ पे डॉट होता है ना उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको? हम बताइए, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल का मतलब होता है ये कार्बन विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी चार्ज। अगर कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा विदाउट एनी चार्ज होगा तो उसको क्या बोलेंगे आप? फ्री देखो, रेडिकल। कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज विदाउट एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कार्बोकेटाइन। कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज विथ टू वन लॉन पेयर, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज विथ वन लॉन पेयर तो उसको बोलते हैं कार्बन आयन। कार्बन विथ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी चार्ज तो उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो वहां पे एक डॉट बना के लिखा जाता है। फ्री रेडिकल समझ में आ गया? कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड विदाउट इलेक्ट्रॉन। एनी, विदाउट एनी चार्ज। आई बात समझ में? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर जाएंगे पहले। स्ट्रक्चर होता है ये एलेलिक भी हो सकता है, स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा, पहले एक काम करने दो उसका दिखाऊंगा आपको। देखो एक स्ट्रक्चर में एक सी बताने जाता देता हूँ आपको। क्या देखो, ये सबसे पहले याद रखना आपका कि स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है ये? कार्बोकेटाइन क्या था बेटा? sp2। sp2। और ये भी क्या मिल जाएगा? sp2। लेकिन केमिस्ट्री में विदाउट एक्सेप्शन तो काम ही नहीं चलता। एक्सेप्शन में लिख देता हूँ। आपको याद है ब्रिज हेड पोजिशन मैंने बताया था, ब्रिज हेड पोजिशन पे बोला था कि sp2 नहीं होता कभी। यस सर। तो बेटा जैसे ही इसको बोलेगा तो यहाँ पे बोल दीजिएगा आप sp3। ब्रिज हेड पोजिशन पे अगर कहीं भी फ्री रेडिकल आपको दिखाएगा तो क्या बोलना आप? sp3। sp2 sp3। ये हमें से याद रहेगा, ब्रिज हेड पोजिशन पे क्या दिखाएंगे आप? sp3। और एक याद रखना है CF3 डॉट का, ये भी हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। दो याद रखोगे एक्सेप्शन, CF3 डॉट, ब्रिज हेड पोजिशन, क्या बोलेंगे आप? sp3।
नहीं तो जनरली क्या होता है, sp2। जैसे CH3 डॉट बोलेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे, sp2। अगर मान लो आपने एल्लाइलिक बताया तो ये भी क्या होगा आपका sp2। अगर आपने कोई भी फ्री रेडिकल लेंगे तो उसका हमेशा क्या होगा, sp2। लेकिन एक्सेप्शन याद रखना, CF3 डॉट और किसमें, ब्रिजेट पोजीशन पे क्या होता है, sp2 या sp3, sp3। sp3। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, बोल्ड करके लिख दिया इसको क्योंकि ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि आकाश का ये किसी का भी पैकेज बनाते होंगे आप लोग, एलन का किसी का भी, तो उसमें दे देगा ये। देखो अब क्या होता है, CH3 CH2 डॉट में ये मैंने sp3 बताया था, इसमें देखना स्ट्रक्चर देखना, ये कार्बन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन लिए, ये हाइड्रोजन लिए। प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा आपका कि एक हाफ फील्ड होगा ये। तो बताओ ना मित्र, हाफ फील्ड होगा तो कितना होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स, सर क्या? हाफ फील्ड होगा तो इसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, एक। हम्म। और ये सब कहाँ पे, ट्राइगोनल प्लेनर है ये, तो देखो हाँ ट्राइगोनल हाँ। प्लेनर है। अब प्लेन के ऊपर एक आपका अनएवरेज ऑर्बिटल है, उसमें कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वन। तो खुद से बताइए, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पैरा। आप खुद से बताओ। पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया ये, आप खुद से सोचो कि किसी पे भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो क्या लगता है आपको, स्टेबल होगा वो, नहीं। क्योंकि वो हमेशा चाहेगा इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करना। हम्म। किसी के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो वो भी स्टे नहीं करता है, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अनस्टेबल होता है। तो कार्बोकैटायन भी इंटरमीडिएट है, ये भी इंटरमीडिएट है, कैसे आता है वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो ये फ्री रेडिकल का आपको पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट द sp2, बट इन द फ्यू कंडीशन यू हैव टू थिंक अबाउट द sp3, राइट। sp2 लेंगे तो ज्योमेट्री यू हैव टू शो द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री with the one unhybridized 2p orbital perpendicular to plane of the molecular orbital that contain the one unpaired electrons। कर लेंगे यहाँ पे। हाँ सर। अब देखो क्या होता है, ये टाइम हो गया ये, देखो मैं एक लास्ट बता दूं तो नेक्स्ट डे बता दूंगा इसके बारे में और क्या। देखो ये कितना हाइड्रोजन है बताओ आप, अल्फा हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, 3। 3। 3। बेटा बताओ यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों का इलेक्ट्रॉन्स है। जी जी सर। देखो यहाँ पे मैं इस इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दे दिया। तो कार्बन जो यहाँ पे सेपरेट करेंगे वो किसके फॉर्म में आएगा, H प्लस या H डॉट, एच डॉट। H डॉट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके आ गया वो अपना, इसके बीच में बॉन्ड बन गया। तो बताओ ये क्या दिखा रहा है, सिग्मा पी कंजुगेशन या सिग्मा पाई कंजुगेशन, सिग्मा पी। सिग्मा पी। तो देखो वहां पे मैंने आप डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सारा इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ आपको। तो बताइए सिग्मा पी कंजुगेशन, अब क्या होगा कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ CS इंक्रीज होगा। हाँ। हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ CS भी ज्यादा करोगे, इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ CS अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल क्या हो जाएगा, अरे स्कूल के एग्जाम जो आ रहा है ना उसमें इतना ही से काम चलोगे उतना ही से काम हो जाएगा। देखो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा CS, और जितना ज्यादा CS उतना अनपेड इलेक्ट्रॉन को आपने डिलोकलाइज किया, और जितना ज्यादा डिलोकलाइजेशन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। या तो आप खुद से देखिए, CH3 डॉट में तो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, कहाँ से होगा यहाँ पे, उसी कार्बन पे तो रखो आप। CH3 CH2 में होगा कि नहीं बताओ। यस। होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 2 डिग्री पे जाएंगे, अब 2 डिग्री पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो आप खुद से, 6 अल्फा हाइड्रोजन। 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें कितना हो जाएगा देखिए आप, 9। अल्फा हाइड्रोजन जाएंगे तो इसमें तो आप नहीं कट करेंगे, इसमें 3, इसमें 6, इसमें 9। आप बताइए स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, खुद से बताओ। 4 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 2, लास्ट में 1। तो आपको अगर बोलेगा ये 3 डिग्री है कि नहीं बताओ, 3 डिग्री फ्री रेडिकल है कि नहीं है, जी सर। और ये क्या था आपका 2 डिग्री,
जी सर। ये क्या था 1 डिग्री। आपको बताएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा फ्री रेडिकल होगा? 3 डिग्री। बिकॉज दे हैव मोर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन एटम्स, जी राइट। सर। ये कुछ आइडिया लगा आपका कार्बोकेटाइन ऑफ रेडिकल के बारे में? हाँ सर। अभी तक जितना भी बताया मैंने सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के बारे में बताया, बहुत सारा एप्लीकेशन करवाऊंगा और भी एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन में बहुत सारा डिटेल दूंगा। आप ये सबसे पहले बता दो कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, तो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी, क्लियर हुआ ये? That's why the 3 degree more stable than 2 degree. Same condition you have to think for the carbocation. More alpha hydrogen, more stability. Right. आपने फ्री रेडिकल में कार्बोकेटाइन में कौन सा कंजुगेशन देखा, सिग्मा पी या सिग्मा फाइव? सिग्मा पी। और आपने एल्कीन में क्या देखा था, सिग्मा सिग्मा पाई। पाई। बस यहीं पे रहने दो। गुड नाइट में बोल रहा हूँ सबको। नेक्स्ट है ये, तो नेक्स्ट और भी इंटरेस्टेड इसको और भी टॉपिक पे प्रोसीड करेंगे। चलिए ठीक है, चलो गुड टेक नाइट। केयर, थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर।